Give me a thumbs up and start it. Okay. So let's start our today's class. Just a quick brief overview from last day's philosophies. Okay, just a quick overview. So what are the design philosophies? We have three design philosophies. Firstly, we have the safe life. Safe life क्या कहता है कि यार इतने घंटे तो कुछ नहीं होने वाला है इसको. ठीक है, 20,000 working hours, nothing. But after 20,000, all the components which have that minimum safe life, they have to be replaced. Easy. Then we have something known as a fail-safe structure. What is a fail-safe structure? Fail-safe structure कहता है कि there are many alternate load paths. मतलब अगर कहीं लोड लग रहा है तो वो लोड स्प्रेड होने के लिए ये पाथ भी है, ये पाथ भी है, ये पाथ भी है. In this case, what do we have? We have redundant members. Redundancy है हमारे पास. अगर लोड यहाँ से भी जा सकता है तो यहाँ से भी जा सकता है. Redundancy है. We have extra structures. ठीक है, लोड को स्प्रेड करने के लिए. लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या थी? इट वाज इंक्रीजिंग आवर वेट. करेक्ट, इट वाज इंक्रीजिंग आवर वेट. दैट इज व्हाई वी आल्सो हैव वन मोर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर नोन एज डैमेज टॉलरेंट स्ट्रक्चर. इसमें एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स नहीं है. इसमें एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स नहीं है. क्या है? जो भी कंपोनेंट्स है, दे आर मेड अ लिटिल बिट थिकर, अ लिटिल बिट स्ट्रॉन्गर, अ लिटिल बिट मोर हेवियर, मोर स्ट्रॉन्ग, सो दैट अगर मान लो उसमें कुछ क्रैक भी आ जाता है या रस्ट भी लग जाती है या उनमें फटीग हो जाते हैं, करोड हो जाता है, इट विल स्टिल वर्क अंटिल द नेक्स्ट इंस्पेक्शन. इसमें क्या होता है? जो मेन चीज है, एक ही लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है, उसको इतना स्ट्रांग बनाओ कि अगर टूट भी जाए तो भी थोड़ा चल जाए यार. अंडरस्टैंड? दैट इज डैमेज. इसमें ऑल्टरनेट लोड पाथ्स नहीं होते तो वेट इंक्रीज नहीं होता. खत्म. I've told you about the fuselage. You have the following these things. Bulkheads क्या करते हैं? Bulkheads is like frame only, but सामने से covered रहता है, वो अंदर से बीच से covered रहता है, so that it can take away the pressurization load. What are firewalls? Firewalls give us heat से separation. What are they made up of? Titanium. Correct. We all know this, right? Do we all know this? Yes, we all know this. Good. Chalo, good. Now tell me something. ये जो फ्यूजलाज है, इसका शेप क्या क्या होता है? सो नाउ दैट आई हैव टॉट यू अबाउट द फायरवॉल एज वेल, मैं इस फायरवॉल को यहाँ पे हटा दूंगा. ठीक है, आपको ये फॉर्मर क्या बताया मैंने आपको? ये फॉर्मर आपको शेप देता है ना. सो एक फ्यूजलाज के कितने कितने टाइप के शेप हो सकते हैं? फ्यूजलाज हैज द फॉलोइंग 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स. फर्स्टली इट हैज रेक्टेंगुलर. ये कहाँ मिलेगा आपको? सेस्ना में मिलेगा. ये रेक्टेंगुलर शेप मतलब इमेजिन योरसेल्फ सिटिंग इन अ रेक्टेंगुलर कैबिन. Is it a very good shape to have? No, it is not a very good shape to have. क्यों? अगर मान लो आपका जो कैबिन है वो एक रेक्टेंगल है, तो क्या आप सोचो आप क्या आप इसको प्रेशराइज करना चाहोगे? नहीं, बिकॉज ये जो एजेस हैं ये उसके वीक स्पॉट्स हैं. अगर मैं एक बास्केटबॉल गोल क्यों रहता है? क्योंकि वो प्रेशराइज रहता है. टायर गोल क्यों रहता है? टायर रेक्टेंगल क्यों नहीं रहता? टायर के अंदर का ट्यूब गोल क्यों रहता है? अंदर का ट्यूब गोल क्यों रहता है? बिकॉज हमेशा याद रखना है जो एजेस होते हैं यहाँ से फटने की टेंडेंसी रखते हैं. बिकॉज दीज आर वीक स्पॉट्स. सो रेक्टेंगुलर वाले में अंदर साइज वगैरह तो बहुत ज्यादा रहेगी. इसका रेक्टेंगुलर का बेनिफिट क्या है? रेक्टेंगुलर वाले का बेनिफिट ये है कि यार हाँ 4 प्लेटें जोड़ दो, आपको रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर मिल जाएगा. वेरी गुड. वाह वाह वाह. एंड इट इज वेरी वेरी इजी एंड चीप टू कंस्ट्रक्ट, है ना. बट ये उतना हमारे लिए एडवांटेजियस नहीं है. हमारे लिए एडवांटेजियस होगा या तो सर्कल या तो ओवल. या तो सर्कल या तो ओवल. सर्कल या ओवल क्यों? हियर यू हैव अ सर्कल, हियर यू हैव एन ओवल. ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर्स हमारे लिए बेटर हो जाएंगे. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आई डोंट नो इफ यू नो दिस और नॉट, ज्योमेट्री में आपने पढ़ा है कि नहीं, बट हमेशा याद रखना. आई कैन नॉट सी आकाश.
Okay, now I can see him. Sure. So सर्किल, एवरीवन पे अटेंशन, सर्किल इज दैट शेप जिसमें इसका जो सरफेस एरिया है, मतलब जो सरकमफ्रेंस है, वो लीस्ट है, और उसके लिए अंदर का जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम है. इट इज सच अ शेप. हमेशा याद रखना, सर्किल अकेला ऐसा शेप होता है जिसके अंदर का वॉल्यूम मैक्सिमम होता है फॉर द लीस्ट अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया. अगर आप कोई भी और शेप लोगे, लेट्स से आई टेक अ रेक्टेंगल ऑफ द सेम एरिया, ऑफ द सेम अंदर का एरिया, इसकी बाउंड्री ज्यादा बड़ी होगी. सर्किल या 3D में बोले तो स्फीयर अकेला ऐसा चीज है जिसका वॉल्यूम जो है ना वो मैक्सिमम होगा फॉर द लीस्ट अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया. अंडरस्टूड. सेकंड, तो पहला, मैक्सिमम वॉल्यूम इज अवेलेबल टू अस. ओके, समझ आया ये वाला पॉइंट? सबको समझ आया? प्लीज रेज योर हैंड्स. नहीं आया तो बता दो, जिसको नहीं आया बता दो. चलो, एवरीवन इज ओके. सो कई बार हम लोगों को एक चौड़ा एयरक्राफ्ट बनाना है, तो हम लोग ओवल भी बना सकते हैं, काइंड ऑफ लाइक दिस, है कि नहीं? काइंड ऑफ लाइक दिस वी कैन मेक अ फ्यूजलाज लाइक दिस. लेकिन आकाश इज वर्किंग फॉर एमिरेट्स, आकाश इज वर्किंग फॉर एयरबस. उसने क्या किया? आकाश को चाहिए बहुत बड़ा जहाज, आकाश को चाहिए बहुत बड़ा जहाज. उसने क्या किया? एक सर्कल लिया, ऐसा एक और सर्कल लिया, ठीक है, और ये दोनों सर्कल को जोड़ दिया. ये दोनों सर्कल को जोड़ दिया. तो जब आकाश ने इन दोनों सर्कल को जोड़ा तो ये कुछ ऐसा शेप लेंगे, है ना? कुछ ऐसा ही शेप लेंगे. we'll just smoothen this out. मेरी जान, ये A320 A380 है. ये A380, it is known as the double bubble. It is known as the double bubble. Double bubble. 747 देखा है आप सब लोगों ने? आप सबका फेवरेट एयरक्राफ्ट है ना? 747 का शेप कैसा रहता है? ऐसा रहता है ना? ये एक्स्ट्रा ऊपर क्या है? ये बबल ही तो है. 747 को सामने से देखोगे तो वो ऐसे दिखता है. कभी भी 747 का फ्रंट व्यू देखोगे ना, वो हमेशा कुछ ऐसे दिखता है. Why is this like this? Because it is composed of two circles, one over here and one over here, नीचे. एंड हम लोगों ने क्या किया? उसको जोड़ दिया है. इट्स अ डबल बबल. अंडरस्टैंड? इसमें क्या होता है, साइड बाय साइड अगर आप रखोगे, एक के ऊपर एक रखोगे, यू कैन गिव डबल द अमाउंट ऑफ पैसेंजर्स. ज्यादा आपको स्पेस मिलती है. और ऊपर से सर्कल है तो स्ट्रीमलाइन भी हो जाएगा. ऐसे कोने कोने एजेस वेजेस लाएंगे तो हम लोगों को ड्रैग वगैरह ज्यादा क्रिएट होगा, राइट? वी डोंट वांट दैट. एवरीवन गेट्स दिस पॉइंट? So these are the few shapes of the fuselage. So what are the few shapes? We have rectangular, we have circle, we have oval, and lastly we have double bubble. ठीक है? No doubts. Do you know what are spars? Do you know what are spars? You know what are longerons? Very good. Great. ठीक है. So just a few things extra about the fuselage. Very small little points that I'll tell you about the fuselage. ठीक है? After that we'll make it and call it a day for fuselage. ठीक है? Now I'm going to teach you something known as a cross beam. Okay?
So the other day I had shown you the structure of a fuselage on Google. So now I'm going to show you something, some extra things, okay, in the fuselage. इसको थोड़ा लोड होने दो इमेज को. Okay, दिख रहा है? So here you can see a lot of frames. You can see a lot of stringers. In the frames, do you see these small little holes? Do you see these small little holes? These holes are known as lightning holes. Lightning मतलब बिजली वाली lightning नहीं है. Lightning मतलब हल्का होने वाली lightning. ठीक है? क्या करेंगे भाई, अगर इतना बड़ा मेरे पास लोहे का रिंग है, उसको हल्का करने के लिए बीच में उसके छेद कर दो. अगर तुम इसके बीच के अंदर छेद कर दोगे, ये देखा गया, ये नॉट ओनली डज इट मेक द स्ट्रक्चर लाइट, बट वो उसको स्ट्रेंथन भी कर देता है फॉर सम गॉड डैम रीजन. So it also makes the structure strong because of the hole. Strange, no? What होता है? Hence it is known as the lightning hole. अच्छा, अब ये देखो, we call these cross beams. हम लोगों ने इधर from this side of the fuselage to this side हम लोगों ने क्या एक बीम डाल दी. ये भी एक क्या एक स्पार है, ये भी क्या एक स्पार है ना? और हम लोगों ने इसको ज्वाइन करवा दिया नीचे फ्लोर ब्रेसेस से. ठीक है, व्हाट आर दीज कॉल्ड? दीज आर कॉल्ड फ्लोर क्रॉस बीम्स. दीज आर नोन एज क्रॉस बीम्स. सो जो आपका सीट होता है ना एयरक्राफ्ट में, जो आपके सीट्स होते हैं, आपने देखा होगा वंदे भारत में, अगर आपने ट्रैवल किया है या फिर अगर आपने कुछ भी ऐसी नई वाली ट्रेनों में ट्रैवल किया है या एयरक्राफ्ट में ट्रैवल किया, तो आपने देखा होगा कि जो एयरक्राफ्ट की जो 3 सीटें होती हैं, दोस आर जॉइंट थ्रू ओनली वन जॉइंट टू द सरफेस. करेक्ट? हाउ डू यू रीड दोस? ये एक सीट, दो सीट, तीन सीट, तीनों एक ही पोल से जॉइंट है. तो पहली बात तो ये तो आपका फ्लोर फॉर्म करेगा, इसके ऊपर आप थोड़ा पैनल्स वैनल्स डाल दो और मस्त सी कारपेट बिछा दो, तो आपका फ्लोर बन गया. ठीक है, देन यू हैव द 3 सीट्स ऑन वन साइड एंड वो इनसे ज्वाइंट होंगी. ओके, कोई डाउट? अब आपको लग रहा है ये सिर्फ इतना ही है? नहीं, वही सीट के अंदर हम लोगों को वो टीवी डिस्प्ले देना है, वही सीट के अंदर हम लोगों को चार्जिंग सॉकेट देना है. कहाँ से दूंगा? तो वायरिंग वायरिंग भी यहीं से, इन्हीं के नीचे थ्रू थ्रू से होके आएगी. अब वो वायरिंग कहाँ से घुसाओगे? लाइटनिंग होल के थ्रू घुसाओगे. देख रहे हो? Everything has a purpose. Everything can be reused a lot. कोई डाउट? Are you able to understand the structure? Or no? This structure. चलो. हम लोग बैठते हैं इसके ऊपर. इसके नीचे क्या रहेगा? कार्गो कंपार्टमेंट. इसके नीचे क्या रहेगा? कार्गो कंपार्टमेंट. ऊपर हम लोग बैठते हैं, नीचे कार्गो कंपार्टमेंट रहता है. ठीक है, नीचे और क्या क्या रहता है? फ्यूजलाज के लोअर पोर्शन में वी हैव द फॉलोइंग 3 to 4 थिंग्स. हमेशा याद रखना. अपर पोर्शन में वी हैव द क्रू एंड द पेलोड. The lower portion we have number 1 cargo, number 2 fuel tanks, number 2 fuel tanks, number 3 air conditioning packs, 4 avionics,
5 हाइड्रोलिक्स। हर बड़े एयरक्राफ्ट में ये 3-4 चीजें रहेंगी ही रहेंगी। कोई डाउट? ये देखो A380 एक्चुअल स्ट्रक्चर है ना, नाइस नो। तो हम लोग जो पढ़ते हैं वो रियल लाइफ में काम भी आता है। इट इज द एग्जैक्ट सेम थिंग। ओके, तो पहले तो मैं आपको ऐसे जिफ वगैरह दिखा रहा था, इमेजेस वगैरह दिखा रहा था, बट नाउ दैट यू विल बी एक्चुअली बी एबल टू सी real structures also being fitted like that. Okay, कोई डाउट? इनफैक्ट अगर आप कहीं कोई घटिया एयरलाइन में ट्रैवल कर रहे हो, कोई पुराने प्लेन वगैरह में ट्रैवल कर रहे हो ना, सो यू विल ऑल्सो बी एबल टू सी दीज स्ट्रक्चर्स। कोई अगर किसी का पैनल टूटा टूटा हुआ अगर है तो यू विल बी एबल टू सी दीज स्ट्रक्चर्स। पैनल खुल जाएगा तो आपको यही मिलेगा। जैसे जो सफेद पैनल वगैरह लगे रहते हैं ना, उनके पीछे यही सब रहता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट समथिंग नोन एज डबलर्स। डबलर्स क्या रहते हैं भाई? डबल का मतलब क्या होता है? दो गुना द स्ट्रक्चर। सो अब मान लो आपका कॉकपिट का विंडो है। अब कॉकपिट का विंडो गिव्स अस अ वेरी बिग व्यू, मोर देन 210 डिग्रीज और 220 डिग्रीज ऑफ व्यू। सामने एक विंडशील्ड है, इधर एक विंडो है, इधर भी एक विंडो है, 6 ग्लासेस है हमारे पास। तो अब वो तो कांच है, और वो कांच के एकदम एजेस वगैरह भी हैं। या फिर मेरे पास एक पैनल है, फ्यूजलाज का एक पैनल है, उसके अंदर ये कटआउट है पैसेंजर विंडो के लिए। तो यार प्रेशराइजेशन तो लोड होगा, ये कांच को तो फाड़ के निकाल देगा। आपको पता है यहाँ के कांच स्क्वायर क्यों नहीं होते? इसके कांच ओवल क्यों होते हैं? पता है? एग्जैक्टली, इसके कॉर्नर्स कॉर्नर्स आर द वीक स्पॉट्स। अगर मैं यहाँ पे कुछ मारूं, यहाँ पे कुछ मारूं, दीज आर वीक स्पॉट्स। तो लोड जो आएगा वो लोड देखो, इट हैज टू स्प्रेड लाइक दिस ऑन द एयरफ्रेम। दिस इज द एयरफ्रेम, राइट? बीच में तो कांच है। लेकिन अगर मैं इसको ओवल बना दूं तो वो जो लोड है वो बहुत इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एंड देयर विल बी नो वीक स्पॉट्स। आप खुद सोचो, एक बहुत सिंपल सा आप दिमाग में ही एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अगर मैं एक चौकोर पीस का कांच लूं, अगर मैं एक चौकोर पीस का कांच लेता हूँ, ठीक है, मैं उसको उसके 4 कोनों से पकड़ता हूँ, एंड आई पंच द ग्लास इन बिटवीन, इट हैज टेंडेंसी टू ब्रेक। करेक्ट? बिकॉज इट्स अ 4 कॉर्नर्ड ग्लास। बट नाउ लेट्स से मैं टेबल जिससे बनता है ऐसे गोल वाला कांच, उसको मैं पकड़वाऊँ 4 कोनों से। उसके तो कोने हैं ही नहीं, पहली बात। कोई भी 4 जगह से पकड़ लो और बीच में पंच मारो, it won't break because it has more strength. Why? The shape also determines the strength that a structure has. एक बहुत बेसिक सी चीज, एक छोटी और चीज मैं आपको बताना भूल गया। देयर इज समथिंग नोन एज फ्लोर वेंटिंग या ब्लो आउट पैनल्स। तो अब मान लो ये आपका फ्यूजलाज है, ये आपका फ्यूजलाज है। सो वी नो समथिंग दैट ये फ्लोर है, यहाँ पे उसके नीचे हमारे पास कार्गो रहेगा और ऊपर हमारे पास पैसेंजर्स रहेंगे। करेक्ट? अब आपको क्या लगता है कि ये दोनों एकदम ऐसे बीच में ऐसे मेटल की शीट है, यहाँ पे जो हवा है वो अलग है, यहाँ पे इसके नीचे जो हवा है वो अलग है, ये दोनों मिक्स नहीं हो सकती? बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये दोनों आपस में मिक्स हो सकती हैं। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? देखो, बहुत सिंपल सा एक चीज बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे कोई पैसेंजर ने विंडो तोड़ दिया,
तो क्या होगा, ऊपर हवा का दबाव अचानक से कम हो जाएगा, डीप्रेशराइजेशन ऑफ द एयरक्राफ्ट विल हैपन, सब कोई बाहर सक आउट हो जाएगा। करेक्ट वंदना, करेक्ट फरहाद, ओके। इन दिस केस अगर ये जो सरफेस है, इसका लोअर सरफेस जो है, इसका जो लोअर सरफेस है, अगर मैं इसको एकदम सील टाइट बना दूं तो क्या होगा, ये लोअर सरफेस भी टूट जाएगा बिकॉज ऑफ द प्रेशर फोर्स, बिकॉज ऑफ दैट फोर्स, बिकॉज ऑफ दैट सक्शन फोर्स, ये पूरा टूट जाएगा, उखड़ जाएगा। इतना फोर्स होता है, इतना ज्यादा फोर्स होता है, समझ पा रहे हो। तो ऐसे केस में हम लोग ये तो होने नहीं दे सकते, स्ट्रक्चरल डैमेज होने नहीं दे सकते। एक काम करो, छोटा सा कटआउट बना दो, इसके अंदर तुमने एक ऐसा छोटा सा कटआउट बना दो। अगर ऊपर अचानक से हवा का दबाव कम होगा तो ये पैनल खुल जाएगा, ये पैनल खुल जाएगा कुछ ऐसे, एंड नीचे आपको कार्गो दिखने लगेगा। इससे क्या होगा, नीचे के हवा का दबाव विल बी इक्वलाइज्ड बाय ऊपर के हवा का दबाव, समझ रहे हो। अदरवाइज व्हाट विल हैपन, दिस इज माय एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर, माय पैसेंजर्स आर सिटिंग ओवर हियर, यहाँ पे अचानक से लो 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 प्रेशर हो गया, लेकिन ये एकदम हाई प्रेशर है, तो ये उसको ऊपर फाड़ नहीं देगा, फाड़ देगा ना। समझ आ रहा नहीं आ रहा। चलो गुड। या सो दीज अगर आर नोन एज ब्लो आउट पैनल। यस टेल मी। अगर किसी दिन ऐसा हो जाए, विंडो ब्रेक वगैरह ऐसा सिचुएशन हो जाए, तो पायलट्स कैसे ट्रेन रहते हैं इसको हैंडल करने के लिए? ओके, तो इसको हम लोग कहते हैं इमरजेंसी डिसेंट, ठीक है। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन दैट यू हैव आस्क्ड। This is one of the most important emergencies that every pilot should be trained for, and we call this the emergency descent. So, Farad, the question that you asked me, this thing is known as the emergency descent. Pilots train this using something known as the emergency descent. ठीक है। सो क्या करते हैं हम लोग, ऊपर हम लोग 30,000 फीट पे अचानक से हवा का दबाव कम हो गया, डीप्रेशराइजेशन हो गया, डिकम्प्रेशन हो गया। आवर मेन को फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन इज, क्या करोगे, व्हाट डू यू थिंक। चलो आई हैव एन ओपन हाउस क्वेश्चन फॉर यू गाइस, व्हाट डू यू थिंक यू गाइस विल डू, यू आर ऑल पायलट्स, व्हाट डू यू थिंक यू विल डू। आप पायलट हो, पैसेंजर नहीं हो। डिसेंट। 10,000 फीट के नीचे आएंगे, आप क्या पैसेंजर को बोलोगे मास्क पहनने, क्या करोगे। आप सबसे पहले खुद मास्क पहनोगे, अंकित यू आर करेक्ट। First thing is to wear your own oxygen mask. You are correct. Okay? कुछ भी हो, स्मोक आ जाए, wear your own oxygen mask. प्रेशर कम हो जाए, wear your own oxygen mask. Because if you die, those are already dead then. पहले अपनी जान बचाएं, फिर दूसरों की सहायता करें, राइट। सीख सुना है हम लोगों ने ये सब, ठीक है। देन हम लोग एयरक्राफ्ट को एक डाइव में डालते हैं। किस में डालते हैं, वी पुट द एयरक्राफ्ट इनटू अ नोज डाइव, we start a descent, also known as an emergency descent. We will descend with rates of descent of above 6,000, 7,000 feet per minute. हम लोग 36,000 पे हैं, करीबन मेरे को 26,000 फीट लूज करना है, तब मैं जाके आऊंगा 10,000 फीट पे। तो विद इन अ टाइम स्पैन ऑफ 4.5 minutes आई शुड बी एट 10,000 फीट, ठीक है। दिस इज व्हाट वी पायलट्स डू when you start flying an aircraft which is pressurized. When you start flying an aircraft which is pressurized, any aircraft, you will be trained for this mandatorily. Okay, no doubts. Chalo.
सो ब्लो आउट पैनल्स में आपको समझा चुका हूँ, डबलर्स में आपको समझा चुका हूँ. नाउ लेट अस टॉक अबाउट फ्लाइट डेक विंडोज. हर्ष बताएगा हमको विंडोज के बारे में. पहले आप मेरे को बताओगे फ्लाइट डेक विंडोज. And even before we start talking about the flight deck windows, let us talk about the few structures or the few compartments in an aircraft. Let's say this is the aircraft. What is this area called? What is this area called? No, it is known as the cockpit is now the jargon term. We call it the flight deck. Okay. कोई डाउट? We will call it the flight deck. अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? ये एरिया को क्या बोलते हैं? जहाँ पे पैसेंजर्स बैठ सकते हैं. बताओ. सन्नाटा क्यों है भाई? पढ़ना नहीं है? खाना नहीं खा के आए हो? आकाश, नहीं पता, आइडिया नहीं क्या बोलते हैं. हाउ डू यू रीड? AD5. हाँ, क्या बोलते हैं इसको? आइडिया है? नो, नो आइडिया. अगर कॉकपिट में क्रू होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? फ्लाइट क्रू बोलते हैं, क्योंकि वो फ्लाइट डेक का क्रू है. तो एरोस्टेस का दूसरा नाम क्या होता है? कैबिन क्रू. क्या बोलेंगे इसको? कैबिन बोलेंगे? केबिन नहीं. इट्स नॉट केबिन पंकज, इट्स कैबिन. Many people use this word very wrongly. They call it cabin, cabin crew, cabin kiru. We are not Biharis. We are not. We know our English. We speak better English than Englishmen themselves. We will call them cabin crew. It's not cabin. It's cabin. Okay. Any doubts? No. Okay. Cool. नीचे इसके जहां पे आपका लगेज वगैरह रखा रखा रहता है, इसको क्या बोलते हैं? कार्गो कंपार्टमेंट्स. We call them cargo compartments. Okay. चलो, good. Now that you know all of this, Harsh will tell us about the windows in an aircraft. Harsh, बताओ. जितना मैंने यूट्यूब में देखा उतना बताता हूँ. बताओ. पहले मेरे को कॉकपिट के विंडोज के बारे में बताओ. कॉकपिट का विंडोज 6 होता है और उसका व्यू कम से कम 360 नहीं 220 अच्छा, तक होता है. हर्ष, और प्लीज स्टैंड बाय. और उसमें मेरे को आपकी आवाज कट कट के आ रही है एंड आई डोंट सी यू. लाइक आई रीड यू 3 एंड मेरे को आप लोगों के वीडियोस भी नहीं आ रहा है. आई थिंक इट्स नेटवर्क प्रॉब्लम फ्रॉम माय साइड. आई एम नॉट श्योर. Just give me 1 second. I will rejoin the meeting. Okay. How do you read? Radio 5. हाँ, बताओ. हर्ष, बताओ. कॉकपिट विंडोज और जो डेक केबिन विंडोज होता है उसमें भी सेम ही होता है. आपका 3 लेयर्स होती है उसमें. बोल मेरे साथ बोल. कैबिन. कैबिन. वापस बोल. कैबिन. केबिन नहीं, कैबिन. 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 ठीक है. कैबिन. केबिन. कैबिन में और फ्लाइट डेक में यही फर्क है कि फ्लाइट डेक में जो कांच होता है उसमें इलेक्ट्रिक
कंपोनेंट होते हैं जो उसको मिस्ट या कोई भी फॉग से बचाते हैं और बर्ड स्ट्राइक से बचाते हैं। वेरी गुड, करेक्ट, वेरी गुड। कितने लेयर का होता है? और 3 लेयर के होते हैं, यस, तीनों लेयर पता आउटर है लेयर, आपको? इनर लेयर। बिल्कुल सही बोल रहा है, आई बोलो कैन ना। रीड। आउटर लेयर, इनर लेयर, आउटर लेयर, इनर लेयर, उसके बीच में एक लेयर होती है जो इट्स लाइक अ टेम्परेरी ग्लास। उसमें बहुत स्टिकी होता है वो, मतलब स्टिकी होता है वो, बस इतना पता है। अच्छा ठीक है, किसी को और कुछ मालूम है अगर इनके बारे आउटर टूट गया, फिनाइल लेयर आउटर बोल टूट रहे गया अगर आउटर टूट गया तो वो स्टिकी लेयर बचा लेता है इनर को ब्रेक करने से। में? अच्छा, यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। सो जो कॉकपिट या फिर एज मोर करेक्टली दैट वी कैन से फ्लाइट डेक विंडोज होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ, यहाँ के अगर मैं विंडोज की बात करूं, दे आर मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। ठीक है, इतना मोटा कांच होता है, इतना मोटा, इतना मोटा। भाई प्रेशराइजेशन का लोड लेना उसको, प्रेशराइजेशन का लोड लेना, समझ रहे हो कितना भारी होना चाहिए उसको? इतना मोटा कांच होता है, एक एक कांच इतना मोटा। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। टफेंड ग्लास, इट इज मेड अप ऑफ टफेंड ग्लास। तो एक आउटर लेयर हो गई, एक इनर लेयर हो गई। ये जो बाहर की बारिश, कांच, हेल, आइस, ये सब कुछ देता है आउटर लेयर। ये है इनर लेयर, ये पायलट छू सकता है। ठीक है, बीच में यू हैव अ विनाइल वाला सब्सटेंस, बीच में यू हैव अ लेयर ऑफ क्लियर विनाइल। विनाइल क्या होता है? Vinyl is a polymer. Vinyl is a polymer, right? It is a polymer. Polymer कैसा polymer है? It can firstly आप इसको electrically heat कर सकते हो। दूसरा, it has elastic properties। तो अगर मान लो अगर यहाँ पर कुछ इम्पैक्ट आता है, यहाँ पे कुछ बर्ड आके गिरती है, तो यार कांच की नेचुरल टेंडेंसी क्या होती है? शैटर होना, शैटर होना ना। लेकिन एक कांच को इलास्टिक प्रॉपर्टीज कौन देगा? ये जो सेकंड वाली लेयर है ना, विनाइल इंटर लेयर, क्या बोलते हैं इसको? विनाइल इंटर लेयर। ये इलेक्ट्रिकल हीटिंग का भी काम करता है एंड कुछ हद तक शॉक एब्जॉर्प्शन का भी काम करता है। क्यों? इट्स अ विनाइल का बना हुआ है भाई, वो लोड को स्प्रेड कर देगा। ठीक है, ये स्ट्रेच हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। कोई डाउट? तो ये तो विनाइल का बना है, फालतू सा है, पिद्दी सा है। ये तो दब सकता है, स्ट्रेच हो सकता है। तो प्रेशराइजेशन का भार कौन ले रहा है? ये ले रहा है और ये ले रहा है। अब हर्ष चला गया, सीबी के अंदर घुस गया, उसके ऊपर हेल बरसी, ये टूट गया। हर्ष क्या करेगा? इमरजेंसी डिजाइन करेगा? नहीं, बिकॉज अगर ये क्रैक हो जाता है या टूट जाता है, हर ईच ऑफ दिस ग्लास इज एबल टू सस्टेन द प्रेशराइजेशन लोड। ये भी प्रेशराइजेशन का पूरा लोड ले सकता है, ये भी प्रेशराइजेशन का पूरा लोड ले सकता है। हाँ, अब हम लोगों को, जब हम लोग A320 पढ़ते हैं ना, हम लोगों को एक चीज सिखाई जाती है। अगर ये वाला कांच टूट गया तो हर्ष आप ऐसे छू के देखोगे कि बाहर वाला हुआ है, अंदर वाला टूटा है? क्यों? क्यों? वो वाला। अच्छा, क्योंकि थोड़ा सा अंदर प्रेशर। अंदर ग्लास आ जाएगा ना टूट के शटर। करेक्ट। अगर क्रैक है, डोंट टच इट इफ इट इज ऑन द इनर साइड। अगर टच करना है, कोई पेंसिल लो, पेन लो, उससे टच करके पता करो कि कांच इधर वाला टूटा है, बाहर वाला टूटा है। क्यों? बिकॉज इफ यू, वो बहुत शार्प होता है, अगर वो कट हो गया ना, बहुत डीप कट हो सकता है। अगर आपका हाथ कट गया, जहाज कौन उड़ाएगा?
Okay, so these are the things. Lastly, when we talk about cabin windows कौन से होते हैं? फेल सेफ होते हैं. तो ये भी क्या है? फेल सेफ है. एक टूट गया दूसरा है. समझ लो फिलोसॉफी अभी समझ में आ रही है फेल सेफ की. एक टूट गया दूसरा रिडंडेंट स्ट्रक्चर है. तो जो कैबिन विंडो होते हैं वो भी रिडंडेंट होते हैं. कैबिन विंडो हमारे पास गोल होते हैं. अब आप लोगों को लगता है, हम लोगों ने यूट्यूब पे वीडियो देखी है, हमको सब आता है, बीच में ऐसे छेद रहता है. क्यों रहता है? सब लोगों ने ये वीडियो देख रखी है. वो दोनों तो का प्रेशर कंट्रोल करने के लिए. प्रेशर कंट्रोल करने के लिए, और अगर वो नहीं होगा तो फॉग हो जाएगा. नहीं, मतलब कह सकते हो कुछ हद तक. टेम्परेचर ये वो वापस जाके देखना. अब आप जहाज में बैठे हुए हो, आप ऐसे मुंडी लगा के रखे हो, तो आप जिसको फील कर रहे हो वो कांच है? नहीं, वो प्लास्टिक है. कांच उसके उधर है. यू कैन नॉट टच द ग्लास. पहला, यू हैव वन कांच, यू हैव बीच में वन लेयर जिसमें एक छेद है, फिर उसके बाद एक और लेयर है पीछे. दो कांच, इधर भी दो कांच. सेम कांच, खाली लेयर, कांच. और जहां तक मैंने YouTube वीडियोस देखी हैं, मेरे हिसाब से ये छेद इसीलिए होता है ताकि अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस जो अंदर वाला कांच है वही प्रेशराइजेशन का पूरा लोड लेगा. बाहर वाला कांच तो बाहर का. तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में सारा लोड तो इसके ऊपर आ रहा है ना, प्रेशराइजेशन का. तो ये जो छोटा छेद होगा, दिस विल अलाउ द हाफ ऑफ द प्रेशराइजेशन लोड टू बी टेकन बाय दिस, the other half of the pressurization load to be taken by this. This is what I am aware of. I may be wrong. एक बार जाके देख ले. ठीक है, मेरे को मैंने 3-4 साल पहले देखा था. शुरू करते हैं. So now we are going to start with the wing. We are going to start with the wing. So जैसे हमारे पास फ्यूजलाज में we had something giving us a shape. यहाँ पे we will also have something giving us a shape. ठीक है, फ्यूजलाज में हमारे पास फॉर्मर था, बहुत सारे फॉर्मर्स एक लॉन्गरॉन से कनेक्टेड थे, एंड फॉर्मर्स के बीच में स्ट्रिंगर्स थे, और स्ट्रिंगर्स के ऊपर से स्किन जुड़ी हुई थी. करेक्ट. इधर सेम है, नाम अलग है, खत्म. हियर वी विल हैव something known as a rib. We will have something known as a rib. So what is a rib? ये शेप होता है एरोफॉइल का शेप. ये शेप होता है विंग का शेप या एक एरोफॉइल का शेप. सिंपल शब्दों में इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ. ठीक है, दिस इज द सिंपल शेप ऑफ अ विंग. नाउ व्हाट डू आई डू? हम लोगों ने ऐसे मेटालिक शीट्स काटे, एंड हम लोगों ने एक के ऊपर एक ऐसे रख दी. ओके, सो दीज आर कॉल्ड रिब्स. These are acting like frames. These are acting like frames. अब ये बहुत सारे फ्रेम्स आपस में जुड़े हुए होंगे, तो हम लोगों ने जोड़ने के लिए ये वाला एरिया लिया, ये वाला एरिया लिया, और ये वाला एरिया लिया. सामने से इनको कैसे जोड़ूं? ऐसे जोड़ दो. चलो ठीक है, एक काम करो, ऐसे जोड़ दो. ठीक है, करेक्ट. अब आपको ऐसा कोई स्ट्रक्चर याद है जो मैंने सिखाया हो? ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते थे? स्पार कहते थे, है ना? ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कहते थे? स्पार कहते थे ना? हाँ भैया. हर्ष, हाँ भैया. तो ये स्पार सामने है, एक और ऐसा छोटा सा स्पार पीछे भी होगा. करेक्ट. सो वी हैव द फ्रंट स्पार एंड वी हैव द, ये कहीं आप नोटिस कर सकते हो इसका रिलेशन लॉन्गरॉन जैसा है. बहुत सारे रिब्स आपस में साथ में कनेक्टेड है, बहुत सारे फ्रेम्स, सो इट्स एक्टिंग काइंड ऑफ लाइक अ लॉन्गरॉन. अब हम लोग इसके साथ क्या करेंगे? इसके ऊपर हम लोग चादर चढ़ा देंगे. नीचे हम लोगों ने स्किन चढ़ा दी, इसके ऊपर हम लोगों ने ऐसे करके और एक और स्किन चढ़ा दी, ऐसे, है ना? चादर चढ़ा दी.
तो अब छोटे मोटे जहाज़ों में तो ऐसे ही होता था, लेकिन बड़े जहाज़ों में तो हमको लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर्स चाहिए। लोड बेयरिंग मतलब जो दे कैन टेक नाइस फोर्सेस ऑन टू देम। सो हम लोगों ने क्या किया, वापस यहाँ से लेके यहाँ पे तुम स्ट्रिंगर डाल दो, स्ट्रिंगर डाल दो, स्ट्रिंगर डाल दो, स्ट्रिंगर डाल दो, ऊपर वाले सर्फेसेस में भी स्ट्रिंगर डाल दो, फिर उसके ऊपर स्किन अटैच कर दो। क्या बन गया, पूरा विंग बन गया। सो जो स्पार्स होते हैं विंग्स में, जो स्पार होते हैं, दे टेक द बेंडिंग एंड द ट्विस्टिंग लोड। ठीक है, क्योंकि दो स्पार है आपके पास ऐसे, मैं फ्यूजलाज हूं, मेरा टॉर्सो फ्यूजलाज, ये दो स्पार इधर से निकल रहे हैं और यहाँ पे आपके पास कुछ एरोफॉइल शेप्ड का क्रॉस सेक्शन है, उसके ऊपर स्किन चढ़ा रखी है हम लोगों ने। ठीक है, सो द स्पार इज टेकिंग द बेंडिंग लोड्स। बेंडिंग क्यों, जब एयरक्राफ्ट लिफ्ट प्रोड्यूस करेगा तो ये ऊपर बेंड हो जाएगा, ग्राउंड पे नीचे बेंड हो जाएगा, करेक्ट। जब एयरक्राफ्ट हवा में होता है तो लिफ्ट की वजह से उसके विंग्स ऐसे हो जाते हैं, ग्राउंड पे होता है तो विंग का खुद का भी तो कुछ भार होगा, वो ऐसे हो जाते हैं। सो दिस लोड इज टेकन बाय स्पार। सो विंग बेंडिंग होती है, हाँ भाई बहुत ज्यादा होती है। विंग बेंडिंग क्यों होती है, विंग बेंडिंग इसीलिए होती है बिकॉज आपका फ्यूजलाज में आपके मेन सारे मोटे मोटे पैसेंजर्स बैठे रहेंगे, उनका सारा मोटा मोटा लगेज बैठा रहेगा। आपका विंग तो हम लोग हमेशा लाइट वेट बनाते हैं, तो क्योंकि हम लोग आपका विंग लाइट वेट बनाते हैं, तो देखो क्या हो रहा है आपके एयरक्राफ्ट में। मेजॉरिटी ऑफ द फोर्सेस, डाउनवर्ड फोर्सेस आर एक्टिंग फ्रॉम एयर। अब फ्यूजलाज तो लिफ्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, लिफ्ट प्रोड्यूस कर रहा है विंग, तो यहां से ऊपर जाना चाह रहा है। अगर मैं बोलूं चला मैं इसको यहां से नीचे खींचूं और यहां से ऊपर खींचूं, यहां से ऊपर खींचूं, तो ये ऐसे नहीं हो जाएगा। स्ट्रेस कहाँ लग रहा है, एक तो अलोंग द स्पार लग ही रहा है, लेकिन टूटेगा कहाँ से, टूटेगा रूट से, टूटेगा रूट से। सो यहाँ पे हम लोग को इसको पहले तो रीइंफोर्स करना पड़ेगा। तो ये बेंडिंग का सबसे पहले लोड कौन लेगा, स्पार्स, इसीलिए हम लोगों ने लगाए। दूसरा ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग होती है ये, इसे हम लोग ट्विस्ट कहते हैं, ये देख रहे हो, वी कॉल दिस एज ट्विस्टिंग। सो अब अगर दो स्पार्स अकेले अकेले हैं, फ्री टू मूव, सो दे कैन ट्विस्ट। बट अगर मैंने दोनों स्पार्स को ज्वाइन कर दिया आपस में, आपस में एक स्ट्रक्चर के थ्रू ज्वाइन कर दिया, कैन यू ट्विस्ट देम, आई डोंट थिंक यू कैन ट्विस्ट देम। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, वो ट्विस्ट होंगे नहीं। ध्यान से सुनना, ये ट्विस्ट होंगे नहीं, तो मतलब इसके अंदर बेंड भी नहीं हो रहा, ट्विस्ट भी नहीं हो रहा, तो मतलब मैंने विंग को स्ट्रांग बना दिया। तो ये जो बॉक्स बन रहा है देख रहे हो, कैन यू सी अ बॉक्स बीइंग मेड, अ बॉक्स बीइंग मेड, ये वाला एक साइड, ये वाला एक साइड, ये वाला एक साइड, ये वाला एक साइड, एक बॉक्स बन रहा है, ऊपर स्किन नीचे स्किन। इस बॉक्स को हम लोग कहते हैं टॉर्जन बॉक्स, क्योंकि एक ऐसा बॉक्स विल रेजिस्ट द ट्विस्टिंग मोमेंट ऑफ द विंग, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज टॉर्जन बॉक्स। ट्विस्टिंग, टॉर्जन, याद आ रहा है लोड्स फ्रॉम लास्ट क्लास। अच्छा, ये रिब्स के अंदर हम लोग वापस इसको हल्का और स्ट्रॉन्ग करने के लिए वी पुट समथिंग नोन एज लाइटनिंग होल्स। इसके थ्रू क्या हो जाएगा, सबसे पहले बताऊंगा। सबसे पहले विंग्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है, मैंने जैसे आपको बताया कि ये बहुत ज्यादा बेंड करने की टेंडेंसी रखता है, करेक्ट। तो एक तो हम लोग स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, बट देयर आर आल्सो वेज बाय विच वी कैन रिड्यूस द बेंडिंग। पहला, सबसे पहली चीज कि आप जो फ्यूल है ना आपका, वो इधर स्टोर करो, विंग के अंदर स्टोर करो। तो इससे क्या होगा, जो सारा वेट यहां से एक्ट कर रहा था, कुछ वेट यहां से भी एक्ट करेगा नीचे, फ्यूल का भार। और तुमको विंग को नीचे करना है, ठीक है, इधर एक इंजन माउंट कर दो, इधर एक इंजन माउंट कर दो, तो विंग और बेंड नहीं करेगा। बट तभी भी वी हैव टू लिमिट द विंग रूट बेंडिंग, ओके। इंजन्स बहुत भारी होते हैं यार, इंजन्स आर वेरी फकिंग हैवी, वेरी हैवी। एक और बेनिफिट क्या होता है विंग माउंटेड इंजन्स के लिए, कि अगर मान लो फ्यूल पंप अगर जाम भी हो जाए ना, फ्यूल का जो पंप होता है
वो जैम भी हो जाए ना, ग्रेविटी से ही फ्यूल इंजन में फ्लो कर सकता है। इसीलिए हमेशा याद रखना, टंकी हमेशा ऊपर रखी जाती है। पानी, चाहे वो पानी की हो चाहे वो फ्यूल की हो। आसान आसान, गुड, वेरी गुड। सो विंग रूट बेंडिंग मोमेंट्स तो आप समझ गए, उसको कम कैसे कर सकते हैं ये भी आप समझ गए, ठीक है। अब ये देखो स्पार के बारे में, एक सेकंड, मेरा पिकअप का डिटेल्स आ गया शायद। फ्लाइट एट 6, ठीक है। तो अब जैसे आपके फ्रेम्स में लाइटनिंग होल्स थे, यहाँ के रिब्स में लाइटनिंग होल्स हैं। तो ये लाइटनिंग होल्स हमारे लिए और भी थोड़ा बहुत दे आर बेनिफिशियल फॉर अस। व्हाई? बिकॉज फ्यूल यहाँ पे स्टोर्ड रहेगा, फ्यूल यहाँ पे भी स्टोर्ड रहेगा। तो अगर सिर्फ यहाँ पे स्टोर्ड है, यहाँ पे नहीं जा सकता, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वी नीड सम स्पेस थ्रू विच द फ्यूल कैन फ्लो फ्रॉम इनसाइड, राइट? तो लाइटनिंग होल उसमें काम करेगा। दूसरी बात, लाइटनिंग होल यहाँ पे भी रहेंगे, पीछे की तरफ भी रहेंगे, इधर भी रहेगा, इधर भी रहेगा, है ना? तो पीछे क्या होगा लाइटनिंग होल का यूज? सो पीछे की तरफ क्या होते हैं, विंग के पीछे क्या होता है, कंट्रोल सर्फेसेस होते हैं। इधर कंट्रोल सर्फेसेस होते हैं, सिखा रखा है एलरॉन्स अंकित, वी हैव एलरॉन्स ओवर हियर, राइट? तो वहां तक हाइड्रोलिक फ्लूइड लेके जाना, इलेक्ट्रिकल लाइंस लेके जाना, इन छेदों के थ्रू लेके जा सकते हैं। अच्छा, लीडिंग एज में यहाँ पे भी रहेंगे छेद, यहाँ पे भी रहेंगे छेद। यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से दो, एक तो लीडिंग एज का फ्लैप हो गया, लीडिंग एज में भी फ्लैप्स रहते हैं, जैसे पीछे टेल में भी, विंग के पीछे भी फ्लैप्स रहते हैं, सामने भी रहते हैं, ठीक है। एक तो उसका मैकेनिज्म वगैरह का पाइपलाइन वाइपलाइन जो भी है वो सब डाल सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो जब ऊपर जाते हो तो बहुत ठंडक वंडक रहती है, आइसिंग जमा हो सकती है, लीडिंग एज के ऊपर आइस आ सकती है। तो हम लोग क्या करते हैं, गरम गरम हवा ये जो लीडिंग एज है इसके थ्रू अंदर की तरफ से फेंकते हैं। तो ये मेरा स्ट्रक्चर है, ये मेरा स्ट्रक्चर है, यहाँ से हवा आ रही है, विंग के ऊपर आइस फॉर्म कर रही है, मैं स्ट्रक्चर के अंदर हूँ। मैंने क्या, एक गर्म पाइपलाइन ली हवा की, और मैं यहाँ पे अंदर की तरफ से गर्म हवा छोड़ रहा हूँ इसके ऊपर। इट इज नोन एज विंग एंटी आइस सिस्टम, ठीक है। तो वो उसकी गर्म हवा की पाइपलाइन के लिए वहां पे काम आएगा, समझ आ रहे हो? सो दिस हैज अ लॉट ऑफ यूटिलिटी एज वेल। स्ट्रक्चर को लाइट भी करेगा, एंड इट ऑल्सो मेक्स द स्ट्रक्चर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, इट ऑल्सो मेक्स द स्ट्रक्चर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, कोई डाउट इसका? आप ये चीज देख लो एक बार, एक इमेज भेज रहा हूँ ग्रुप पे मैं आप लोगों को, प्लीज हैव अ लुक एट दैट इमेज। You, in this particular image, you will be able to see all the various different structures that are there in a torsion box. So question आता है, torsion box is made up of what four things? Okay, I want you to read this particular line from Oxford. अंकित एक बार रीडिंग मार दोगे प्लीज सबके लिए? ओके, आई जस्ट एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ये आपका फ्यूजलाज है। तो बहुत सारे एयरक्राफ्ट क्या रहते हैं, जो छोटे लाइट वेट ग्लाइडर्स टाइप के एयरक्राफ्ट रहते हैं, उनमें हम लोगों को वेट सेविंग चाहिए, उसमें लोड्स अगर ज़्यादा तो होंगे नहीं, तो वी डोंट वांट इट वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। सो वी जस्ट मेक वन
spar running across the entire sky. अगर सेस्ना है तो सेस्ना में 2 स्पार रहते हैं, ठीक है। टेकनाम में 1.5 स्पार रहेगा, वो थोड़ा वो टेपर्ड विंग है, वो उसका विंग थोड़ा ऐसा है, तो जो स्पार है वो यहीं तक है, पीछे वाला, ठीक है। और अगर कोई बड़ा है एयरक्राफ्ट तो 3 स्पार भी हो सकता है। कंटिन्यू। अंडरस्टूड, यही सिखाया था। चलो नेक्स्ट। ठीक है, तो यार मेरे को पता है यही लग रहा है कि थोड़ा बोरिंग हो जाएगा अगर पढ़ोगे, डोंट यू थिंक बोरिंग हो जाएगा ना? विल नॉट रीड इट, ओके। सो एज यू कैन रीड सम, जब आप पढ़ रहे हो उसको रीड मारो, समझ आ रहा है कि ये सारी चीजें सिखा दी हैं, you'll be able to get through it, right? Not waste time for you guys. Okay, now that we are थोड़ा सा wings में I'll tell you about structures about the wings, what are the different types of wings. So यार wing का ना दूसरा बड़ा नाम होता है main plane. Wing का ना दूसरा बड़ा नाम होता है main plane. main एकदम main and plane, ठीक है। अब थोड़ी बहुत चीजें सिखा रहा हूँ, सीखो मेरे साथ, ठीक है। ये आपका विंग फ्यूजलाज है। अगर मैंने बोला आपका फ्यूजलाज से विंग ऐसे अटैच्ड है, वी कॉल इट अ हाई विंग, ठीक है। अगर आपका फ्यूजलाज से विंग कोई यहां से अटैच्ड है, वी कॉल इट अ मिड विंग। अगर आपका फ्यूजलाज से विंग कुछ ऐसे अटैच्ड है, वी कॉल इट अ लो विंग। एग्जाम्पल्स चाहिए? एग्जाम्पल्स चाहिए? गूगल करो सेस्ना 172 और उसकी इमेज देखो। मिला? ओके, इसको गूगल करो, ZIVKOEDGE 540, Zevco H540, रेडबुल का। गूगल Zevco H540 रेडबुल। गूगल किया, मिला? मिड विंग समझ आया? अच्छा, गूगल DA40 या DA42, लो विंग समझ आया? अच्छा, अगर आपका जो विंग है, चाहे वो कहीं से भी कनेक्टेड हो, यहां से कनेक्टेड हो, यहां से कनेक्टेड हो, यहां से कनेक्टेड हो, अगर आपका विंग ऊपर की तरफ है, ये वाला विंग ऐसे आपका ऊपर की तरफ है, तो इसको हम लोग कहते हैं डाइहीड्रल, ठीक है। डायमंड DA42 में है, DA42 में है, DA42 में ऐसा है, देखो DA42 में भी डाइहीड्रल है। कैसे? वो ऐसे है, नीचे की तरफ है, बट डाइहीड्रल तो है ना? अंडरस्टूड। अच्छा, एनहीड्रल, अब देखो अगर उसका विंग ऐसा है,
एक ही तरह इट्स लाइक एन ए, इट्स लाइक एन ए, राइट? सो इसको हम लोग कहते हैं एनहीड्रल। C17 ग्लोब मास्टर देखो, गूगल C17 ग्लोब मास्टर। ठीक है, अंडरस्टूड? अच्छा, अब हर्ष ने उस दिन एक दो तीन चीजें बताई थी। अगर मेरे पास एक फ्यूजल आ जाए, ऊपर एक विंग, पहले के जमाने में राइट ब्रदर्स का एयरक्राफ्ट देखा था? राइट ब्रदर्स का तो आप लोगों ने देखा है ना? कोई है ऐसा जिसको राइट ब्रदर्स नहीं पता कौन है? एवरीवन नोज हु राइट ब्रदर्स आर। आई हैव अ क्वेश्चन, हु मेड द फर्स्ट एयरक्राफ्ट? हु वाज द फर्स्ट एविएटर इन द एंटायर वर्ल्ड? नहीं नहीं, वो मराठी, वो जो था ना, वो कोई मूवी आई थी ना, ना ना ना, उसको उससे भी पहले। रावण का नाम सुना है? You know what Pushpak Viman is? He was the first aviator. That was the first aircraft. ठीक है? So if anyone asks you later in airline interviews who was the first aviator, and you tell them Wright brothers, and they say no, then you can tell them, sir, then according to Indian mythology, it is Lord Ravan. Don't say Ravan, it is Lord Ravana, because in some places he is worshipped also. Okay? सो अगर दो प्लेन्स हैं, दो विंग्स हैं, दो विंग होंगी भाई, ज़्यादा लिफ्ट मिलेगी भाई, है ना? इट्स नोन एज अ बाईप्लेन। अगर एक है, मोनोप्लेन। बाईप्लेन, मोनोप्लेन, इजी। इससे ज़्यादा तो आसान नहीं हो सकता ना टेक्जन, है ना? तो ये क्या होगा? ट्राई प्लेन। स्टुअर्ट लिटिल देखिए सबने, उसमें होता है। नॉडी देखा है? नॉडी है यार, नॉडी नहीं देखा? पुराने नए जमाने के बच्चे नॉडी नहीं देखते हो। आकाश ने देखा होगा, यू सीन नॉडी ना? ठीक है, ये लोग शिनचान देख के बड़े हैं। मैं देखा था भैया बहुत पहले, बहुत पहले तो गूगल किया तो पिक्चर दिखा। ठीक है, तो ये हो गया बाईप्लेन। अब बाईप्लेन में ना एक बहुत बहुत क्रेजी सा एक सिस्टम दिया गया है ऑक्सफोर्ड में, उसके बारे में बताया गया है कि ये जो रीइंफोर्समेंट्स रहती है ना, फ्लाइंग वायर्स और स्ट्रट्स, तो अब ये देखो दो विंग्स हैं, अब ये वाला एक धागा ऐसे जुड़ा हुआ है, एक धागा, एक फ्लाइंग वायर ऐसे जुड़ा हुआ है। ये क्यों जुड़ा रहेगा? देखो, बहुत सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, ये एकदम ऐसे ढीला ढाला विंग है। ओके, so अब when the wing is resting on the ground, when the aircraft is resting on the ground, ये विंग्स का भी कुछ भार होगा, तो ये विंग्स ऐसे नीचे झुकना चाहेंगी, तो ये तो झुक जाएंगी, इसको रोकेगा कौन? ये जब ऐसे झुक रही हैं तो यहाँ खिंचाव पड़ेगा, यहाँ खिंचाव पड़ेगा, ये ऐसे झुक रही हैं, तो ये वाला नीचे जाना चाह रहा है ना, तो खिंचाव पड़ेगा ना, खिंचाव पड़ेगा ना, तो इसको रोकेगा कौन? ये वाली फ्लाइंग वायर्स। एक और फ्लाइंग वायर है, वो है ये वाली तार है भाई, एक तार, मेटालिक तार, अच्छी टाइट वाली। ये जब एयरक्राफ्ट हवा में है तो विंग्स ऐसे होना चाहेंगी, ये वाली चीज ऊपर जाना चाहेगी, ये वाली चीज ऊपर जाना चाहेगी, तो खिंचाव कहाँ होगा? यहाँ पे होगा, तो ये उसको रोकेगा। सो व्हाट आर दीज आर टेक्निकली दे आर टाइज, टाइज, है ना? तो जब आप ऐसे हो रहे हो तो ये वाला चीज ढीला हो जाएगा, ब्लू वाला ढीला हो जाएगा जब लिफ्ट मिल रही है। तो दैट इज व्हाई वी नीड सच लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अच्छा, अब दो विंग्स को तुमको जोड़ना है, तो यहाँ से तुम एक स्ट्रट दे दो, यहाँ से तुम एक स्ट्रट दे दो, ताकि दोनों एक आपस में जुड़ जाएं और कंप्रेसिव लोड्स वो ले पाए।
अंडरस्टूड? तो ये हो गया पहले के जमाने के प्लेन्स। आज के जमाने में आज आ गए कैंटिलीवर। तो अगर आप A320 भी देखोगे तो वो ऐसा है। A320 का विंग भी ऐसा ही है। इट इज डाइहेड्रल, इट इज अ लो विंग, है ना? दिस इज व्हाट द A320 इज लाइक। ऐसे टाइप के प्लेन को हम लोग कहते हैं कैंटिलीवर। बहुत प्यारा नाम है, आई लाइक द वर्ड। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक जगह से जुड़ा हुआ है, दूसरा वाला इज लाइक फ्री टू मूव। ठीक है। अब सेस्ना में अगर मैं देखूं, तो अगर मैंने आपको जब ये दिखा दिया, तो सेस्ना में कुछ ऐसा है। अब उसका स्ट्रक्चर तो इतना कुछ ये है नहीं खास स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग है वैसे तो, बट हम लोग सेस्ना एक ऐसा जहाज है जिसका हम लोग कुत्ता बना देते हैं, बहुत बदतमीजी करते हैं उसके साथ। तो इट हैज़ टू बी बिल्ट वेरी स्ट्रॉन्ग, सो वी नीड टू प्रोवाइड इट विद सपोर्ट, वी नीड टू ब्रेस इट। तो यहाँ से हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा मेंबर बना दिया, ब्रेस्ड प्लेन, अ प्लेन विच इज ब्रेस्ड। सेस्ना ऐसा है ना, है कि नहीं? कोई डाउट? चलो गुड। इजी है तब तो। वील टेक अ क्विक 2 मिनट ब्रेक। विंग समझ आ गया सबको? एक डोर मैं सिखा देता हूँ आफ्टर दैट वील हैव अ ब्रेक। सो डोर्स का जनरली दो छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं। डोर्स आर ऑफ द प्लग टाइप। प्लग टाइप क्या होता है? कोर्क देखा आप लोगों ने? कोर्क बॉटल इतनी सी होती है, कोर्क इतना चौड़ा होता है, थोड़ा ही ज्यादा चौड़ा होता है, लेकिन उसका शेप देखो, ऐसा शेप रहता है उसका, ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजियम। तो हम लोग जब जाते हैं कि हम लोग उसको ऐसे नीचे दबा देते हैं, राइट, तो वो सील हो जाता है। तो जो हमारे डोर्स होते हैं ना, वो भी इसी टाइप के रहते हैं। तो देखो कैसे ये काम करता है। फ्यूजलाज, we need to make a door. Copy. Yes. ठीक है, डोर। वो ऐसे रहता है। तो जो डोर रहता है ना, वो प्लग शेप, प्लग टाइप का रहता है। प्लग टाइप का मतलब क्या भाई? अगर वो बंद होगा तो वो ऐसे बंद हो जाएगा, बंद होगा तो वो ऐसे बंद हो जाएगा। ऐसे बंद होने का मतलब क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि भाई देख, अंदर की तरफ हाई प्रेशर रहेगा हमेशा, वो प्रेशराइज रहेगा, और इधर की तरफ लो प्रेशर रहेगा। हमेशा प्रेशराइज रहता है ना कार्बन, तो हमेशा एक फोर्स ऐसे एक्ट करेगी, हमेशा बाहर जाना चाहिए। सो दिस काइंड ऑफ अ शेप, this kind of a shape which I've drawn right now, the plug type shape, this kind of a shape will help the door to always be locked, है ना? हमेशा दबाव रहेगा। कोई डाउट? अगर मैं उसको सीधा 90 डिग्री वाला बना दूं, काइंड ऑफ लाइक दिस बना दूं, नहीं चलेगा ना भाई, इट वोंट वर्क। सो दिस इज व्हाई दिस काइंड ऑफ अ शेप इज यूज्ड। इसीलिए व्हेनेवर यू, अगर आप लोगों ने देखा होगा कोई भी अगर एक कैबिन क्रू को डोर बंद करते हुए, तो वो हमेशा डोर बंद करते हैं एंड फिर उसको एक लीवर को ऐसे नीचे करते हैं प्रेस। तो जब वो लीवर को ऐसे नीचे प्रेस करते हैं, तो उसके ऊपर ऐसे लाचेस टक, ऊपर नीचे दो लाचेस रहते हैं, ऐसे टक हो जाते हैं। इट्स लाइक अ प्लग। ओके, सो डोर्स आर ऑफ द प्लग टाइप, डोर्स आर ऑफ द प्लग टाइप। एनी डाउट्स? ठीक है, डोर्स इनवर्ड खुलते हैं, आउटवर्ड खुलते हैं?
डोर्स आउटवर्ड खुलते हैं हमेशा, डोर्स ऑलवेज ओपन आउटवर्ड। बस ठीक, दैट इज ऑल। विल टेक अ क्विक 2 मिनट ब्रेक। आवाज आ रही है ना? So let us now start with the empennage. Let us now start with the empennage. Empennage क्या होता है? Empennage is the tail section. बहुत प्यारा नाम है ना, नया सा एकदम ऐसे क्रेजी सा नाम है, empennage। ठीक है, empennage is the tail section. So this is the entire empennage. उसको हम लोगों ने खोल खोल के दिखाया है, ठीक है। I'll just explain this image to you. अगर आपको विंग आता है तो आपको एम्पेनाज भी आता है। एम्पेनाज क्या है? विंग का एक छोटा सा स्ट्रक्चर है ना। अगर मैं विंग को छोटा कर दूं तो वो हॉरिजॉन्टल का टेल प्लेन बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है पीछे, इसे हम लोग कहते हैं टेल प्लेन। इसे हम लोग कहते हैं टेल प्लेन। इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है हमको स्टेबलाइजेशन देना। ये इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल स्टेबलाइजर, इसको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर, ठीक है। जार्गेन क्या है इसका? जार्गेन मतलब देसी नाम टेल प्लेन, इसका देसी नाम क्या है? फिन। इनके पीछे कंट्रोल सरफेसेस रहते हैं। इसके पीछे जो कंट्रोल सरफेस रहता है, छोटा सा एलिवेटर। ये एलिवेटर नीचे जाएगा तो नाक नीचे जाएगी, एलिवेटर ऊपर जाएगा नाक ऊपर जाएगी। सिमिलरली इसके पीछे रडर रहता है। आप लोगों ने बोटिंग की होगी, बोटिंग में रडर पेडल्स रहते हैं पैरों में। उससे क्या होता है? बोट के पीछे एक ऐसा सा रहता है, वो ऐसे ऐसे होगा, उसकी वजह से बोट घूमती है। सिमिलरली यहाँ पे भी एक रडर रहता है, ओके। तो इन्हीं स्टेबलाइजेशन सरफेसेस के पीछे एक कंट्रोल सरफेस रहता है, ठीक है। फिन के पीछे रडर रहता है, टेल प्लेन के पीछे एलिवेटर रहता है, ओके। अगर मैं कोई भी एक्स्ट्रा क्लास अगर ले रहा हूँ ना फॉर जानवी, ट्राई ज्वाइनिंग इन। आप लोग वो सारी चीज़ें बाद में पढ़ोगे ही, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट फास्टर लेटर ऑन। अंकित, आई नो यू ज्वाइंड, आई विल ऑल्सो मोटिवेट अदर्स टू ज्वाइन इन प्लीज। थोड़ा आपका सिलेबस ही जल्दी खत्म होगा, ठीक है। टेक्जन बहुत वास्ट है, जितनी बार बार पढ़ोगे ना उतना अच्छा है, ठीक है। सो अगर आपको विंग आता है ना तो आपको ये भी आता है, क्योंकि अगर वही विंग का स्ट्रक्चर मैं छोटा कर दूं तो मेरे को टेल प्लेन मिल जाएगा। वही विंग के स्ट्रक्चर को उठा के मैं वर्टिकल कर दूं तो मेरे को ये इसका स्ट्रक्चर मिल जाएगा। बिल्कुल हाँ। विंग के स्ट्रक्चर में क्या होता है? विंग के स्ट्रक्चर में होता है हमारे पास स्पार, करेक्ट। सो हाँ बताइए बताइए बताइए। आकाश, टेल मी। He'll join, don't worry. इसको मैंने रिजॉइन करवा रहा हूँ। भैया एयरक्राफ्ट में डक्टिंग टेप भी यूज होता है ना? क्या डक्टिंग यार? वो डक्ट टेप नहीं होती है, दैट इज नोन एज एविएशन ग्रेड टेप, ठीक है। ये जो आप रील्स वगैरह में देखते हो, हाँ सो दैट मैंने इज भी नॉट, हाँ दैट इज नॉट डक्ट टेप। वो बहुत ही हाई ग्रेड मटेरियल की एक टेप रहती है। एंड ऑफ कोर्स सी बात है, एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जो इंडस्ट्री है ये बहुत रेगुलेटेड इंडस्ट्री है। आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर आप कोई भी छोटा सा छोटा स्क्रू भी मिसिंग है ना, एंड दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द फ्लाइट, यू कैन नॉट टेक ऑफ, ठीक है। इतना ये हैवीली रेगुलेटेड फील्ड है कि यार अगर मैं एज अ, अभी जैसे मैं जा रहा हूँ एक एयरक्राफ्ट पे फ्लाई करने, तो अगर किसी डोर का हैंडल का जो रबर का गार्ड है ना वो फटा हुआ है ना, मेरे को पता रहेगा। इट इज दैट इज ऑल्सो डॉक्यूमेंटेड।
अगर कोई सीट है, उसके सीट के कवर में स्टेन आ गया ना, वो भी डॉक्यूमेंटेड रहता है. इट इज दैट रेगुलेटेड अ फील्ड. ओके, कहीं पे कोई भी छोटा सा डेंट वगैरह भी रहता है, इट इज डॉक्यूमेंटेड. तो वो डक्ट टेप नहीं होती है, दैट इज एन एविएशन ग्रेड टेप. उसको हम लोग क्यों यूज करते हैं? अगर मान लो कोई पैनल ढीला हो गया, तो उस पैनल को हम लोग कवर करने के लिए यूज करते हैं, या फिर अगर कहीं पे पैनल टोन हो गया, तो वी यूज इट टू कवर दैट थिंग. सिर्फ वहीं पे यूज होता है. ऐसे नहीं कि हाँ वो है तो हाँ टेप लगा के चला रहे, बैंडेज जैसा. इट इज वेरी, अगर तुम एक बार उसको लगा दो, यू कैन नॉट टेक इट ऑफ. इट इज वेरी heavy duty tape, very heavy duty. I'll just call up Akash. Akash, you had a doubt, tell me. हाँ, वो क्वेश्चन था, एक टेल पेन होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का, आपने नाम क्या बोला था? Tail plane, fin. Horizontal stabilizer, vertical stabilizer. Horizontal stabilizer टेल प्लेन के पीछे एलिवेटर, फिन या वर्टिकल स्टेबलाइजर के पीछे रडर. ठीक है भाई, चलो. नाउ लेट अस लुक एट द एम्पेनाज. वंदना, इफ यू लुक एट दिस, दिस इज द टेल सेक्शन, this is the vertical fin and this is the stabilizer, correct? We can understand it this much. तो अब हम लोग सिर्फ देखेंगे टेल प्लेन के ये टेल प्लेन को देखेंगे. ओके, इस टेल प्लेन में हम लोगों को विंग की तरह स्पार दिखेगा. ये हो गया हमारे पास फ्रंट स्पार, ये हो गया हमारे पास रियर स्पार, करेक्ट? फिर हम लोगों को रिब्स दिखेंगे, 1 2 3 4 रिब्स दिख रहे हैं. रिब्स के साथ साथ हम लोगों को उसके रिब्स के बीच बीच में हम लोगों को स्ट्रिंगर्स भी दिखेंगे. दिख रहे हैं? और इसके आजू बाजू स्किन रहेगी, है ना? इसका रिब का जो सामने वाला पोर्शन है उसके ऊपर भी कवरिंग है, राइट? है कि नहीं? सो कैन वी से दैट दिस टेल प्लेन इज जस्ट एज सिमिलर टू द विंग? यस. तो ये सेम चीज उस साइड रहेगी, बट इस साइड वो कवर्ड है, दिखाया नहीं है, खोल के नहीं दिखाया इसने. अच्छा, अब इसका टेल प्लेन में फिन जो है वो देखो. फिन में ये आपका बैक का स्पार है, ये आपका रियर स्पार, ये आपका फ्रंट स्पार, ये आपके रिब्स 1 2 3 4, है ना? यहाँ पे देखो, फिर आपके पास स्ट्रिंगर्स भी हैं 1 2 3 4, ये देखो स्ट्रिंगर्स हैं. ठीक है, मतलब उसने सिर्फ स्ट्रिंगर्स वहां नहीं है, सिर्फ वहां पे दिखाए हैं उसने. दे रन अलोंग द इंटायर लेंथ, बस वहां पे उसने ऐसे करके दिखाया. ठीक है, ये वाला जो एरिया है इसको हम लोग कहते हैं डॉर्सल फिन. आपने कुछ कुछ एयरक्राफ्ट में देखा होगा, एयरक्राफ्ट ऐसा होता है तो फिन ऐसा रहता है, राइट? कुछ कुछ एयरक्राफ्ट में आपने फिन ऐसा करके भी देखा होगा. इस एरिया को हम लोग कहते हैं डॉर्सल फिन. तो ये वो वाला है. मतलब नॉट, यू शुड नॉट बी नोइंग अबाउट दिस एट दिस स्टेज, you'll be knowing it more with time. Understood? कोई doubt? So this is how the empennage is made. Now the fourth structure is the landing gear. उसके ऊपर तो हमारे पास यार पूरा का पूरा चैप्टर है, तो हम लोग उसका स्ट्रक्चर वहां पे पढ़ेंगे. अभी के लिए, do you know fuselage? Yes. Do you know wings? Yes. Do you know empennage? Yes. Any doubts? Good. So now we are done with the basics of the structure. Now we will be doing about failures of the structure or the materials that are used in the structure. Okay? Very easy. Quickly I'll end it up. I won't take much time. We have already discussed this a little bit. पहले जब भी हम लोग एयरक्राफ्ट के स्ट्रक्चर्स वगैरह के बारे में बात करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट द मटेरियल दैट इज यूज्ड. वी हैव हैड अ डिस्कशन अबाउट दिस अ लिटिल. ठीक है, सो हम लोगों को कैसा मटेरियल चाहिए? हम लोगों को ऐसा चाहिए जो लाइट वेट हो एंड जो हमारा काम पूरा कर सके और स्ट्रांग भी.
अगर मेरे को इंटीरियर डिजाइन करना है तो मैं वुड का लूंगा या प्लास्टिक लूंगा? ऑफ कोर्स आई यूज प्लास्टिक, इट्स लाइट वेट। प्लास्टिक नहीं है तो मैं कार्बन फाइबर, बट वो महंगा है, वो नहीं यूज करूंगा मैं, तो मैं रेजन वाली चीजें को यूज करूंगा, है ना, आई यूज प्लास्टिक्स। चलो, so when more majority of the metal that is used is aluminium. अब aluminium materials, we are talking about materials that are used, materials in the aircraft structure. So जहाँ पे हम लोगों को लाइट वेट चाहिए, what do we use? The metal is aluminium. बहुत लोग बोलते हैं aluminum, बहुत लोग बोलते हैं aluminium. Aluminium is the British pronunciation, aluminum I think it's the American pronunciation. As per Oxford, it's aluminium. As per Oxford, Cambridge, Oxford. ठीक है, साइंटिफिक केमिस्ट्री वाला ऑक्सफोर्ड, इट्स एल्यूमिनियम, इट्स नॉट एल्यूमिनम, इट्स अमेरिकन। ठीक है, इट्स एल्यूमिनियम फॉयल, नॉट एल्यूमिनम फॉयल। ठीक है, अमेरिकन से एल्यूमिनियम। इसका एक हम लोग अब कभी भी याद रखना, हम लोग ये यूज नहीं करते हैं, प्योर मेटल्स हम लोग यूज नहीं करते हैं, हम लोग हमेशा अलॉयज यूज करते हैं ताकि वी गेट बेटर प्रॉपर्टीज। सो वी गेट समथिंग नोन एज ड्यूरालुमिन, LUMIN, ड्यूरालुमिन। तो इट इज एल्यूमिनियम प्लस व्हाट मेटल? कॉपर। एल्यूमिनियम प्लस कॉपर। कॉपर ग्रीन में क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि कॉपर में पानी वानी डालो, ऑक्सीडाइज होके कॉपर की वॉचेस होती है ना, वो ग्रीन हो जाती है। कॉपर की बॉटल यूज किया कभी? ग्रीन हो जाती है। ठीक है, तो ड्यूरालुमिन। लेकिन अब इसमें लाइट वेट है, गुड है, लेकिन इसमें दो प्रॉब्लम्स है। इसकी गुड चीजें क्या क्या है? गुड इज इन ब्लू, इट हैज गुड हीट, मतलब थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। लेकिन इसकी दो प्रॉब्लम्स है। अच्छा, इसका एक और अच्छा क्या है? लाइट वेट। बुरा मैं लिखूंगा रेड में, रेड में नहीं, मजेंटा में लिख देता हूं। बुरा क्या है? डिफिकल्ट टू वेल्ड, इजीली करोड, इजी कोरोजन। कोरोजन मतलब मालूम है क्या होता है? खराब हो जाना, मेटल सड़ जाना, कोरोजन। ठीक है, अच्छा, तो ये जहां पे हमको लाइट वेट चाहिए ना, हम लोग वहां पे इसको यूज करते हैं। जहां पे हमको लाइट वेट चाहिए, जहां पे हमको स्ट्रेंथ चाहिए, तो भाई स्ट्रेंथ से बढ़िया आपको हमेशा कुछ नहीं मिलेगा, स्टील यूज करो भाई। ठीक है, wherever you want strength, आंख बंद करके स्टील। फॉर एग्जाम्पल कहाँ पे? इंजन को होल्ड करने वाला जो जॉइंट होता है वहां पे स्टील यूज होता है। विंग को रूट से ज्वाइन करने वाला जो जॉइंट है उसमें स्टील यूज होता है। लैंडिंग गियर का स्ट्रट बनाना है, उसमें आपको स्ट्रेंथ चाहिए। स्ट्रट क्या होता है? कंप्रेसिव लोड। तो जहां आपको स्ट्रेंथ चाहिए, व्हाट डू वी यूज? स्टील। व्हाट इज स्टील? वी यूज आयरन। आयरन में अगर आप कार्बन मिला दोगे ना, तो आपको स्टील मिलता है, हमेशा याद रखना। स्टील इज ऑल्सो एन अलॉय ऑफ आयरन। तो ये हम लोग कहाँ यूज करते हैं? जहाँ पे हमको स्ट्रेंथ की आवश्यकता है, खत्म। यहाँ पे लेकिन इसका बुरा क्या है? बुरा है कि इट इज वेरी हैवी, इसका वेट बहुत ज्यादा है, वेट इसका बहुत ज्यादा है। बट भाई करना तो करना है, वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन स्ट्रेंथ, राइट। अच्छा, जहाँ पे मुझे हीट की रेजिस्टेंस चाहिए, थर्मल रेजिस्टेंस, वो क्या करेंगे? वी विल यूज टाइटेनियम, ऑफ कोर्स टाइटेनियम अलॉय। ठीक है, इट इज लाइटर देन स्टील। इसका अच्छा बात क्या है? इट इज लाइटर देन स्टील। एंड 400 डिग्री सेल्सियस, कुछ नहीं होगा इसको।
हाई मेल्टिंग पॉइंट। एक बार मेल्टिंग पॉइंट देख लेना टाइटेनियम की, बहुत ज्यादा है मेरे हिसाब से। एक बार देखो मेल्टिंग पॉइंट देखो, 2000 है ना, 3000, ठीक है। इट हैज अ वेरी वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका कंस्ट्रक्शन किस में यूज होगा? फायरवॉल में यूज होगा, ठीक है। बल्क हेड में क्या यूज होगा? स्टील, प्रेशराइजेशन। फ्रेम्स में क्या यूज होगा? ड्यूरालुमिन। देख रहे हो, हर एक चीज का अलग अलग यूज है। फ्रेम का काम है शेप देना, ड्यूरालुमिन। बल्क हेड का काम है प्रेशराइजेशन का लोड लेना, स्टील। फायरवॉल का काम है हीट से बचाना, टाइटेनियम, ठीक है। अच्छा, गियर बॉक्स, यस आकाश? 3000 फ़ारेनहाइट है सर। क्या भाई? 3000 डिग्री सेल्सियस नहीं, फ़ारेनहाइट है। सेल्सियस में 1668। 1000, 668। ठीक है भाई, ठीक है भाई। चलो, मैग्नीशियम अलॉयज कहाँ यूज होते हैं? गियर बॉक्स। मैग्नीशियम जब भी दिमाग में आए ना, यह हमेशा याद रखना, दे आर यूज्ड इन गियर बॉक्सेस। क्यों भाई? देखो मैग्नीशियम, आपको मालूम है ना पीरियोडिक टेबल, ये लिखना मत, जो मैं बता रहा हूँ लिखना मत। पीरियोडिक टेबल में एल्यूमिनियम यहाँ पे, मैग्नीशियम यहाँ पे। हम लोगों को एक चीज हमेशा सिखाते हैं पीरियोडिक टेबल में, ये वाले जो हैं उनका प्रॉपर्टीज बहुत सिमिलर रहता है, करेक्ट। ऐसे डायगोनल, ये वाला आप सब लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा दिमाग में याद होगा, है ना। डायगोनल वाले की प्रॉपर्टीज सिमिलर रहती हैं। तो जो एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी है वही मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी रहेगी। मैग्नीशियम इज ऑल्सो लाइट वेट, मैग्नीशियम इज ऑल्सो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, सो व्हाई इज इट नॉट यूज्ड? वो बहुत ब्रिटल है, ठीक है। बहुत मतलब इट हैज 1.5 टाइम्स लेस हेवियर, लेकिन इट इज नॉट इलास्टिक। मैग्नीशियम इज नॉट इलास्टिक, मतलब वो जल्दी टूट जाएगा। तो उससे मैं इलास्टिक चीजें तो नहीं बना सकता, जैसे स्किन तो नहीं बना सकता। तो ऐसे नॉन इलास्टिक चीज क्या होगी? गियर बॉक्स, गियर बॉक्स बनाओ। सो इट इज नॉट इलास्टिक, बट इट इज 1.5 टाइम्स एल्यूमिनियम, लाइटेस्ट मेटल। उससे भी ज्यादा लाइट कौन सा? मैग्नीशियम है, जो बट बहुत महंगा होता है। लाइट वेट, वेरी लाइट वेट। सुपीरियर लेवल ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। अच्छा, अब हम एयरक्राफ्ट में अगर मैनुअल गियर होता तो कैसा होता? क्या एयरक्राफ्ट में अगर मैनुअल गियरिंग होता तो होता है? कैसा होता है? वी कॉल इट द प्रॉप लीवर। करवाऊंगा, प्रोपेलर्स में है। मतलब इट्स नॉट टेक्निकली गियर, इट इज नॉट टेक्निकली गियर, बट इट बिहेव्स लाइक अ गियर। वी कॉल इट द प्रॉप पिच। और उसमें गियर बॉक्स होता है, लेकिन मैनुअल गियर बॉक्स नहीं होता। मतलब इट इज अ फिक्स्ड गियर, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आए, हम लोगों ने बोला यार कि हम लोगों को पूरे ब्रह्मांड को बचाना है, हम लोग इतने सारे अर्थ के मेटल्स वेटल्स नहीं यूज कर सकते, अर्थ डिप्लीट हो जाएगा ऑफ इट्स रिसोर्सेज। इतना मेटल यूज करूंगा, मेटलर्जी हो रही है, इतना सारा वेस्ट प्रोडक्ट्स निकल रहा है, ग्रीन अर्थ इनिशिएटिव, ओ माय गॉड। तो हम लोगों ने क्या किया? वी स्टार्टेड यूजिंग कॉम्पोजिट मटेरियल्स, ठीक है। व्हाट आर कॉम्पोजिट मटेरियल्स? कार्बन फाइबर का नाम सुना? सुना है, नहीं सुना है? सुना है भैया। हाँ, तो क्या होता है ये? बहुत लाइट होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग। हीट रेजिस्टेंट होता है, स्ट्रांग होता है। बनता कैसे? हमेशा याद रखना है, कॉम्पोजिट मटेरियल क्या होता है? कॉम्पोजिट मीन्स इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। हम लोगों को एक चीज चाहिए जो इलास्टिक भी हो, एक चीज चाहिए जो स्ट्रांग भी हो, करेक्ट। हमेशा याद रखना, कॉम्पोजिट मटेरियल इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, ओके। So always remember, you in a composite material have a bulk
ऑल्सो नोन एज अ मैट्रिक्स, बल्क मटेरियल, एंड आपके पास एक रीइंफोर्समेंट। लिखना मत अभी, मेरी बात सुनो पहले। बल्क मटेरियल इज जनरली रेजिन या इपॉक्सी। मेडिसिन बॉल देखा है जिम में कौन कौन जाता है, मेडिसिन बॉल होता है उसमें अंदर इपॉक्सी रेजिन। किन किन लोगों ने वो यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे वो रील देखी हुई है, मतलब ऐसे मस्त कांच का ग्लास बनाते हैं, दे पोर अ वेरी वेरी नाइस रेजिनेटेड थिंग। वंदना, कोई एक छोटा ऐसे कोई एक फ्लावर अगर आपको किसी ने आपको गिफ्ट किया, आपको यार मेरे को फ्लावर मिल गया यार, मैं इसको संभाल के रखूंगी, तो उसको रेजिनेट कर देते हैं, है ना, वो रेजिन होता है, एपॉक्सी रेजिन। एक बार वो फॉर्म हो गया तब तो वो टूटेगा नहीं, बहुत स्ट्रांग होता है, वो कांच जैसा दिखता है, राइट, इट इज वेरी स्ट्रांग, दैट इज रेजिन। लिक्विड रहता है, बाद में हार्डन हो जाएगा, ओके, लिक्विड रहता है, बाद में हार्डन हो जाएगा। बॉल के अंदर जो रहता है वो भी रेजिन वो ही भी होता इपॉक्सी रेजिन है, मेडिसिन बॉल के अंदर जो रहता है दैट इज आल्सो इपॉक्सी रेजिन, ठीक है। सो कौन कौन बास्केटबॉल खेलता है? बास्केटबॉल का बोर्ड देखा है आप लोगों ने? एक आता है वुडन बोर्ड आता है, एक आता है प्लास्टिक वाला। वो प्लास्टिक नहीं रहता, फाइबर ग्लास रहता है वो। फाइबर ग्लास क्या है? यही है, कॉम्पोजिट मटेरियल है। हमें फाइबर ग्लास क्या है? कॉम्पोजिट मटेरियल है। हाउ इज अ फाइबर ग्लास मेड? फाइबर ग्लास में फाइबर इज द रीइंफोर्समेंट, ग्लास इज द मैट्रिक्स, द बल्क। सो एट एनी सुनो मेरी बात, एनी 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 composite material is made up of, firstly we need a fiber. Fiber क्यों चाहिए हम लोगों को? Fiber is basically like a mesh, it is like a mesh, धागा, रेशे। बास्केटबॉल फट जाता है, देखा है उसके अंदर से कैसे वो धागे धागे सूते सूते निकलते हैं उसके, व्हाट इज दैट? इट्स अ फाइबर, राइट। कार्बन फाइबर में आप वो कार्बन की वो ब्लैक ब्लैक वो स्टिचेस देखते हैं, व्हाट इज दैट? इट इज अ फाइबर। कभी टूटा हुआ वो बास्केटबॉल का बोर्ड देखा है? उसको अगर टूटा हुआ देखोगे तो उसके साइड से आप देखोगे थोड़ी थोड़ी रेशे से निकल रही होती है, क्या है वो? फाइबर है। सो फाइबर का काम होता है लोड स्प्रेड करना। बात सुनो मेरी ध्यान से, फाइबर का काम होता है लोड स्प्रेड करना। लेकिन अगर मैं जो जहाज इससे बनाऊं तो जहाज बनेगा? इससे नहीं बनेगा। वी नीड अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर। तो इसको स्ट्रेंथ कौन देगा? एक काम करो, इसकी फाइबर की एक शीट बिछाओ, एक और शीट बिछाओ, एक और शीट बिछाओ, थोड़े बीच बीच में गैप दो, फिर इसको ऐसे बिछा दिया, एक मोल्ड लो, उसके ऊपर इपॉक्सी डाल दो, रेजिन डाल दो और हार्ड होने दो। अगर अब इमेजिन करो, मैंने बहुत सारी शीटें ली, एक साइड में रख दी, एक जगह एक मोल्ड लिया, इपॉक्सी रख दिया। अब अगर मेरे पास सिर्फ एक इपॉक्सी रेजिन का एक स्लैब है, मैं जो मुक्का मारूंगा टूट जाएगा, जोर से टूट जाएगा ना आसानी से, इट विल ब्रेक इनटू 2 पीसेस, ठीक है। इसको मारूंगा ये फट जाएगा, इट विल गेट डिफॉर्म, इसका इलास्टिक इलास्टिक रहेगा, लेकिन मतलब इट विल बेंड बट इट विल नॉट मतलब टूटेगा नहीं। क्या कह सकता हूँ? ये इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज, इसकी स्ट्रेंथ और लाइट वेट, दोनों लाइट वेट है, मिला दिया। अब जब मैं इसको डालूंगा, मैं इससे मैं फाइबर ग्लास का बोर्ड बना सकता हूँ। कितना भी जोर से बास्केटबॉल फेंक के मारो नहीं टूटता। क्यों? बिकॉज पहली बात उसके पास इपॉक्सी की स्ट्रेंथ है, दूसरी बात अगर वो डिफॉर्म हो रहा है, अगर वो बोर्ड ऐसे डिफॉर्म भी होना चाहता है तो वो डिफॉर्म हो सकता है, वो टूटेगा नहीं, बिकॉज द डिफॉर्मेशन का लोड इज स्प्रेड थ्रू आउट द स्ट्रक्चर यूजिंग दिस फाइबर। समझ आया? कार्बन फाइबर इसीलिए अच्छा है। सो रीइंफोर्समेंट की आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, इलास्टिसिटी है, इसकी आपके पास स्ट्रेंथ है। आई एम अवेयर ऑफ द टाइम, आई कम, ठीक है। जब इन दोनों को कंबाइन करके हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया, इट इज मोर लाइट वेट एंड मोर स्ट्रॉन्ग। इसका एक और क्या है, यू कैन इजिली मोल्ड इट, यू कैन मेक इजिली मोल्ड इट। मतलब यार मेटल को शेप देना उतना आसान नहीं है जितना आसान इसको शेप देना। कोई भी शेप का बना दो,
इजिली मोल्डेबल, मतलब इसको आप इजिली कॉम्प्लेक्स शेप्स का बना सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, मेटल कोरोड हो सकता है। इसकी बेनिफिट्स देखो क्या क्या है, कितनी बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले लाइट वेट, यू कैन मोल्ड इट इनटू कॉम्प्लेक्स शेप्स, ठीक है। इसमें जंग नहीं लगेगी, लेस कोरोजन, ठीक है। ठीक है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, नो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, तो अगर बिजली गिरेगी तो इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, इट विल होल्ड ऑन टू दैट स्टैटिक चार्ज। अगर मेटालिक स्ट्रक्चर होगा तो क्या होगा, तो वो चार्ज को डिसिपेट कर देगा। तो इसीलिए अभी तक हम लोग मोस्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट जो बड़े एयरलाइनर्स हैं उसमें हम लोग वी प्रेफर द विंग्स, एटलीस्ट द विंग्स टू बी ऑफ मेटल, बिकॉज अगर कुछ लाइटनिंग वगैरह लगी तो मेटालिक चार्ज और वहाँ से डिसिपेट हो सकता है, स्टैटिक विक्स होते हैं वहाँ पे, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर मेरे को इंटीरियर बनाना है तो आप देखते हो ना ऐसे टक टक टक, जहाज में बैठे हो टक टक टक, फाइबर टाइप का ही कुछ होता है वो। व्हाई दिस लाइट वेट, नाउ डू यू अंडरस्टैंड। आप जो ट्रे निकालते हो वो भी क्या है, यही तो है। कोई डाउट? अच्छा, वेट क्यों कम चाहिए हम लोगों को? यस, करेक्ट। वेट क्यों कम चाहिए, बिकॉज अगर हमारा वेट ज्यादा होगा वी विल रिक्वायर मोर लिफ्ट, एंड मोर लिफ्ट रिक्वायर्स मोर थ्रस्ट, more thrust requires more fuel. Now look at something that I've sent you. This is known as the sandwich construction method. What is this? ऊपर एक मेटल की शीट है, नीचे एक मेटल की शीट है। अब हम लोगों को इतनी मोटी शीट चाहिए, इतना मोटा स्लैब चाहिए। अब इतना सारा तो हम लोग यूज नहीं करेंगे ना। बीच में क्या डालो, एक हनीकॉम्ब का स्ट्रक्चर डाल दो। हनीकॉम्ब देखो अंदर से हॉलो है, अंदर से हॉलो है, जूम करो उसको, हॉलो है ना। हनीकॉम्ब क्यों? नेचुरली ऑकरिंग शेप है, सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहता है, ठीक है, एंड सबसे ज्यादा स्पेस सेविंग देता है। सिंपल सी बात बता रहा हूँ, एक सर्कल रखो, दूसरा सर्कल रखो, तीसरा सर्कल रखो, बीच में खाली स्पेस मिलेगी हमेशा आपको। एक स्क्वायर रखो, दूसरा स्क्वायर रखो, बीच में खाली स्पेस नहीं मिलेगी, बट यू विल बी एबल टू स्लाइड दिस अक्रॉस ईच अदर, स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी। हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर इज वन सच स्ट्रक्चर जिसमें आपको स्ट्रेंथ भी है, स्पेस सेविंग भी है, ऑटमोस्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस, ठीक है। तो इसकी मदद से हम लोग एक स्ट्रक्चर को, इतने मोटे स्लैब को, जो पूरा पहले एक लोहे का इतना मोटा स्लैब होता, उसको हम लोग लाइट वेट बना सकते हैं, अंदर से हॉलो बना सकते हैं विदाउट इट लूजिंग इट्स स्ट्रेंथ। ओके, एनी डाउट्स? वील कॉल इट अ डे। इसके बाद थोड़ा सा ही पार्ट है, I'll make you do that part. It's like around a 10-minute part. Once that is done, I'll record, मैं videos को compile कर दूंगा and thereafter I will upload it on YouTube. ठीक है, कोई डाउट? चलो, now let us see how are materials joined together. How do you attach two different materials? ठीक है, we have 2 to 3 5 different ways of joining two materials together, or attachment methods. The attachment methods firstly are known as riveting. Riveting तो मैं आपको समझा चुका हूँ in the very first day. You have a sheet, you have another sheet, यहाँ से हम लोग rivet घुसाते हैं
और ये पूरी इतनी रिवेट होती है, यहाँ पे गन रहती है और हम लोग क्या करते हैं, इसको फ्लैटन कर देते हैं यहाँ पे, तो वो रिवेट हो जाता है। दिस इज रिवेटिंग, राइट। देन वी हैव समथिंग नोन एज वेल्डिंग। कोई है जिसको मेरे को समझाना पड़ेगा कि वेल्डिंग क्या होती है? सबको पता है ना वेल्डिंग क्या होती है? वंदना ऐसे मस्त ऐसे काला चश्मा लगा के पिचिक 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 करते हैं, ठीक है। व्हाट इज बोल्टिंग? What is the difference between a rivet and a bolt? Do you know what is a bolt? Bolt is this. This is a bolt and it is screwed with a nut. A nut and a bolt. इसको nut कहते हैं, इसको bolt कहते हैं, करेक्ट। ये क्यों नहीं यूज होता है? वाइब्रेशन होगा, ढीला होके गिर जाएगा। साइकिलों के पिन नहीं बोल्ट वोल्ट नट घूम जाते ना, अगर साइकिल का ब्रेक लूज हो जाता पूरा गिर जाता वो, ठीक है। सो वेन एवर दीज बोल्ट्स, तो अभी तो अलग अलग टाइप के यार बोल्ट्स आ गए, तो अगर आप ये बोल्ट को स्क्रू करते हो तो कई बार क्या होता है, अंदर एक टाइटनिंग मैकेनिज्म होता है, वो कलर चेंज करता है बेस्ड ऑन हाउ मच टाइट इट इज। अच्छा, नाउ देयर आर आल्सो टाइप्स ऑफ बोल्ट्स जिनके ना यहाँ पे छेद रहेगा। अगर मैं इसका साइड व्यू दिखाऊं आपको, तो उसका बोल्ट का साइड व्यू कुछ यूं ऐसा रहेगा, करेक्ट। इसके अंदर यहाँ पे एक होल सा रहेगा और वो उस साइड जाके निकलेगा। सो करते क्या है लोग, इसके अंदर एक तार डाल देते हैं और घुमा देते हैं उसके चारों ओर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉकिंग वायर। लॉकिंग वायर, ये भाई वो ढीली ना हो जाए, ठीक है। सो मान लो मैंने इसको ऐसे करके घुमा दिया, ठीक है, ऐसे करके घुमा के यहाँ से लॉक कर दिया, एक चीज से जोड़ दिया, तो क्या ये ढीला हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, इवन इफ इट ट्राइज टू, ठीक है। व्हाट इज स्पिनिंग? द नेक्स्ट वन इज स्पिनिंग। पिनिंग यार यहाँ पे एयरक्राफ्ट अगर में तो यूज होता है नहीं। पिनिंग इज स्टिकी नोट नहीं लगा देता ऐसे, मेकअप पेन। लास्टली वी हैव एडहेसिव बॉन्डिंग, चिपकू गम, देन राइट। एडहेसिव बॉन्डिंग कहाँ यूज होती है? मैंने आपको बता रखा है, 3-4 ऐसे स्ट्रिंगर्स बिछा दो और उनके ऊपर गम लगा दो, मेटल की शीट बिछा दो, दैट इज एडहेसिव बॉन्डिंग, राइट। What is corrosion? What is fatigue? Vandana, what is fatigue? Vandana, can you hear me? हाँ आवाज आ रही है। Yes, I asked you something, ma'am. What is fatigue? फटीग इज समथिंग, एक एयरक्राफ्ट जहाँ तक ऑपरेट होना चाहिए उससे पहले वो नहीं होता। हाँ, करेक्ट। फटीग क्यों होता है? Can you run 100 and 200 meters? Yes. But will a 40-year-old man be able to run that much as fast as you can? No, Why? इतना स्ट्रेंथ नहीं होता। स्ट्रेंथ नहीं होता, जोड़ों में दर्द, less healthy joints. If I wake you up 5 o'clock in the morning, I ask you to study Tech Gen for 5 hours, and I call you up after 10 p.m. and ask you to study Tech Gen for 5 hours, where will you perform better? In the morning. Fatigue, ठीक है, थकावट। So fatigue is because of a few reasons. Structural fatigue, we are talking about structural fatigue. So structural fatigue is because of a few reasons, and the most important of those reasons is something known as corrosion. What is corrosion? Corrosion, जानवी बता corrosion क्या होता है? Rust is a form of corrosion. Rust is a form of corrosion. कॉपर की वॉच है आपके पास, या बॉटल या चश्मा, ग्रीन हो जाता है ना थोड़े टाइम के बाद, तो रस्ट ही तो वो नहीं,
रस्ट मियाँ रेड कलर का होता है, ठीक है, रस्ट मियाँ रेड कलर का होता है, लोहे पे होता है, कॉपर के ऊपर वो कॉपर सल्फेट बन जाता है, वो सॉल्ट, कॉपर सल्फेट सॉल्ट बन जाता है, दैट इज ग्रीन इन कलर, ठीक है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। नई नई आपने वॉच ली, नई नया 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 आपने कुछ भी चीज़ मेटल मेटल का सामान लिया, उसकी शाइन रहेगी, कुछ टाइम बाद वो शाइन उसकी चली जाती है, क्यों? ऑक्सीडाइज हो जाता है वो, इट रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन इनसाइड द एयर एंड इट फॉर्म्स एन ऑक्साइड। तो हम लोग जब कहते हैं मेटल्स आर वेरी वेरी शाइनी, एक मस्त मस्त ऐसे फॉयल पेपर निकालो तो क्या शाइन मारता है, जब तक स्कूल में जाओ खाना खाओ काला पड़ जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। ये सब क्या है? ऑल ऑफ दीज आर टाइप्स ऑफ करोजन, ऑल ऑफ दीज आर टाइप्स ऑफ करोजन। करोजन इज जनरली मेटल्स में ज़्यादा होता है। Whenever the metals they react with oxygen in the air to form another substance, an oxide or a hydroxide or a carbonate or sulfate, जो भी, that is corrosion, ठीक है। एंड corrosion एयरक्राफ्ट्स में और ज़्यादा क्यों होता है? बिकॉज दे आर एक्सपोज टू अ वेरी वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स। ग्राउंड पे दुबई में लैंड कर रहे हैं, 50 डिग्री सेल्सियस ऑन द ग्राउंड है, ऊपर जा रहे हैं -56.5 है, 100 डिग्री सेल्सियस का तो फर्क यहीं पे आ गया, 100 डिग्री सेल्सियस का तो फर्क यहीं पे आ गया, ठीक है। कोई डाउट? सो हाउ डू वी स्टॉप करोजन? करोजन क्या करता है? स्ट्रक्चर को वीकन कर देता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं करोजन जिससे ना हो? कोई आइडिया? गैल्वेनाइजेशन पता है क्या होता है? पढ़ा है ना, केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती थी, हर एक एग्जामिनर, हर एक सर लिखवा देता था। गैल्वेनाइजेशन तो पता नहीं कितनी बार पढ़ रखा है आप लोगों ने, कितनी बार क्लास में आपको इंस्ट्रक्टर्स ने या टीचर्स ने अपने 10th में 11th में 12th में लिखाया हुआ है व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन। याद किसी को नहीं रहता, लेकिन एक माइटोकॉन्ड्रिया जो दिमाग से निकलता नहीं है और एक ये जो दिमाग के अंदर घुसता नहीं है ना। व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन? गैल्वेनाइजेशन इज द कोटिंग ऑफ जिंक, ठीक है, इट इज एन इलेक्ट्रोलाइटिक कोटिंग ऑफ जिंक। क्या करता है वो? कोरोजन होने से बचाता है, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन। आपके घर में ग्रिल है, उसको काला पेंट क्यों करते हो आप? प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, ठीक है, पेंटिंग, ठीक है। कोई डाउट? व्हाट इफेक्ट डज द कलर हैव? अच्छा, आपको रस्ट मालूम है ना, पेंटिंग से रस्ट अगर प्रिवेंट होगी, यू नो ऑल ऑफ दिस, ठीक है। सो कोई फर्क पड़ता है? कोई कौन से कलर का पेंट डालते उससे फर्क पड़ता है? हाँ भैया, क्या फर्क पड़ता है? लाइक वाइट डालोगे तो रिफ्लेक्टिंग ज़्यादा होगा, ब्लैक एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगा। वेरी गुड, ब्लैक पेंट एब्जॉर्ब्स मोर हीट, मोर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है तो इट विल एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ हीट। सेकेंडली, पेंट इज जनरली वाइट, हम लोग उसके ऊपर कोई डाई डालेंगे तब जाके उसमें कोई कलर आता है, अदरवाइज जनरल कभी भी आप पेस्टल कोई भी रंग लेने जाओ तो वो एक वाइट वॉश ही होती है, उसके ऊपर हम लोग कुछ डाई मिक्सचर्स वगैरह डालते हैं, उससे सारे कलर्स बनते हैं। RGB का कोई मिक्सचर होता है, राइट? गए हो कभी बर्जर के दुकान में पेंट खरीदने? गए हो ना, ठीक है, गुड। तो now there should be a reason why all the aircrafts are painted white, because firstly white is a lighter weight, secondly it reflects a lot of the heat। नहीं तो क्या होगा ऊपर, when you are exposed to the heat, वो पूरा कैबिन गर्म हो जाएगा,
बहुत गर्म हो जाएगा एंड द वेरिएशन कैन बी अबाउट लाइक 15 डिग्री सेल्सियस। आपको यकीन नहीं होता है बट नाउ दैट वी एक्चुअली सिट इन द कॉकपिट इट एक्चुअली मेक्स अ वेरी बिग डिफरेंस टू अस एज वेल। क्योंकि यार पता है क्या होता है, आप जब ऊपर जाते हो तो ये पूरी रोशनी, आप लोग तो यार इतने छोटे विंडो से देख पा रहे हो ना, हम लोगों के लिए 210 डिग्रीज ऑफ व्यू है, तो हम लोगों को मालूम है जो कितनी रोशनी अंदर आती है। हम लोग न्यूज़पेपर लगा देते हैं सामने साइड में, ये सारी चीज़ें लगा देते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरी बात क्यों होता है, नीचे अगर आपके पास वाइट वाइट बादलों की चादर हो तो सिर्फ रोशनी यहाँ से नहीं आ रही है, रोशनी नीचे से रिफ्लेक्ट होकर इधर भी आ रही है। जानवी गुरुद्वारे गई है? गुरुद्वारा होता है सफ़ेद, गुरुद्वारे में बाहर अगर आप वॉक करो ना 2 घंटे, आंखें चौंधियाने लगेंगी, मतलब जैसे वो आंखों में जलन होने लगती है। कभी ऑब्जर्व किया आपने ये? नहीं? ट्राई, हैव यू बीन इन अ गुरुद्वारा एंड स्टेड इन अ गुरुद्वारा फॉर लाइक 2 hours 3 hours इन द मॉर्निंग? नहीं, मेरी आंखें खराब हो गई। मैं गोल्डन टेम्पल गया था, मेरी आंखें तो मतलब ऐसे चुभता है भाई, वो you'll feel a lot of pain। ठीक है जी, चलो ये तो हो गया कि हाउ डू वी प्रिवेंट कोरोजन। एक स्ट्रक्चर है, इसकी कोई लिमिटेशंस होती हैं मास के रिलेशन में? बताओ। तीन तीन ही होती है लिमिटेशंस, करेक्ट। एक और होता है मैक्सिमम रैम फिट, ठीक है, मैक्सिमम रैम फिट। मास होता है या वेट होता है? पास। मास बोलो वेट बोलो, एवरीथिंग इज इंटरचेंजेबली यूज्ड, ठीक है। many टाइम पीपल से MTOW MTOM, MSTOW MSTOM, है सेम चीज है, ठीक है। ऑल अप वेट सेम थिंग। कोई डाउट? Yeah, I think this is enough. Other than that, I want to share with you a few things in the group. Please have a look what I'm sending in the group. I want you to read, I want everyone to read a few things. ठीक है, इसका ना बहुत डिप्लोमेटिक लाइनें आएंगी इसकी, मतलब चलो आपको आज मैं एक एक्स्ट्रा चीज सिखाऊंगा। हम लोगों को जो एयरलाइंस अगर मैं सिखाते हैं ना, उसके साथ में आपको इसका सिखा दूंगा, सो दैट व्हेन यू एक्चुअली गो टू एयरलाइंस यू विल हैव नाइस easy time. Okay, please have a look at this particular image. Please have a look at this particular image, both of which I'm sending in the group. Please have a look. तो जो पहले मैंने आपको 2 इमेजेस भेजे, these are probability term, correction, these are severity terms. रीड करो एक बार। ये रेक्स टाइप का लग रहा है, थोड़ा पढ़ने में ना ऐसे थोड़ी माथा चढ़ेगी, बट चलो इसको, इसमें ना हम लोग क्या अभी क्या करेंगे, कीवर्ड्स हाईलाइट कर देंगे। क्या करेंगे हम लोग इसमें, कीवर्ड्स हाईलाइट कर देंगे। सो ये कहाँ से स्नैपशॉट लिया हम लोगों ने, ये हम लोगों ने स्नैपशॉट लिया यूरोपियन सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स। तो जब भी आप कोई भी एयरक्राफ्ट अगर बनाते हो तो उसकी एयरवर्दीनेस के लिए आपको कुछ
स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स को मीट करना पड़ता है, तो उसकी जो किताब है जो स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स बताती है, ये उसका स्नैपशॉट है। Let's look at this first. Failure condition classification and probability terms. तो now होता क्या है? I'll give you a general overview before I start. ठीक है? Whenever we are looking at the safety of a particular object or a particular mission or a particular flight, we look at two things. सबसे पहला probability कि यार कोई एक failure या कोई एक condition कितनी probable है होने की. So we have a few keywords for that. Extremely improbable, extremely remote, probable. 4 हैं, वैसे होती है 5 होती हैं, इधर 4 दिए, वैसे होती हैं 5. ठीक है, चल, बट गुड, वी हैव टू लर्न लेस. Extremely improbable, yeah, it won't happen only. Then we have extremely remote कि हाँ, then remote, yeah, it can happen. Probable means it can happen. ठीक है, it's like हाँ, probability बढ़ती जा रही है, इतना मेरे को आपको वो बेबी करने का जरूरत है नहीं. Then let's talk about the severity of the failure कि यार अगर फेलियर हुआ तो उसकी सीवियरिटी कितनी होगी, क्या वो कैटास्ट्रोफिक होगा या माइनर इंजरीज होंगी. तो वी डू नॉट वांट एन इवेंट which is both probable and catastrophic. नहीं चलेगा. हाँ, अगर कोई इवेंट माइनर है और वो बहुत improbable है, it is the best thing for us. But now there is a very fine line. Let's say there is an event which is very hazardous, not catastrophic, hazardous, but उसकी probability बहुत कम है. Can I go or not? I can go. It is acceptable to us. एक ऐसा इवेंट है जो भाई हो ही सकता है, 50% ऑफ द टाइम हो ही सकता है, प्रोबेबल, बट उसका इफेक्ट बहुत माइनर है. कैन आई गो और नॉट? सी, कोई चीज है जो शायद हो शायद ना हो, एंड इट इज कैटास्ट्रोफिक. कैन आई गो? अंडरस्टैंडिंग? एनी डाउट्स? अब एग्जाम में कैसे आएगा? एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया कि ये क्यों होता है. ठीक है, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया. अब आप इसके पीछे का कीवर्ड्स देखो, एग्जाम में आएंगे कीवर्ड्स. नो सेफ्टी इफेक्ट. तो माइनर से पहले क्या आता है? माइनर से लेफ्ट में क्या होता है? नो सेफ्टी इफेक्ट. मैं बोला था ना 5 चीजें होती हैं, माइनर से भी लेफ्ट में होता है नो सेफ्टी इफेक्ट. सो ये तो बेसिक है, माइनर फेलियर इफेक्ट्स व्हिच है. हाँ, देखो कीवर्ड लिख लो अभी फटाफट. फॉलो विथ मी एंड राइट डाउन कीवर्ड्स. नॉट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस एयरप्लेन सेफ्टी. ठीक है, नॉट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस एयरप्लेन सेफ्टी, पहला. ये कीवर्ड आएगा, बता दे रहा हूं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल. अच्छा, सेकंड उसका क्या आएगा? सेकंड कीवर्ड क्या है उसी चीज का? स्लाइट इंक्रीज इन क्रू वर्कलोड. और सम फिजिकल डिस्कम्फर्ट. फिजिकल डिस्कम्फर्ट बेसिकली स्लाइट टर्बुलेंस. ठीक है, 3 keywords for each. पहले वाले में क्या था? माइनर में क्या था? नो सिग्निफिकेंट रिडक्शन. सेकंड में क्या होगा? सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन सेफ्टी मार्जिन.
पहले वाले में क्या था, इंक्रीज इन क्रू वर्कलोड, दिस इज सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रू वर्कलोड। पैसेंजर्स के रिलेशन में क्या था, डिस्कंफर्ट था, फिजिकल डिस्कंफर्ट स्लाइट, यहां पे क्या है, फिजिकल डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस शब्द क्या है, डिस्ट्रेस। 3 कीवर्ड्स। तो हमेशा कोई भी टाइप में क्या होता है, हम लोग एक तो सेफ्टी मार्जिन की बात करते हैं, फिर क्रू वर्कलोड की बात करते हैं, और पैसेंजर्स के डिस्कंफर्ट की बात करते हैं, करेक्ट। हजार्डस में क्या है, लार्ज रिडक्शन इन सेफ्टी मार्जिन, excessive workload, and distress to the crew, distress to the cockpit crew, flight crew। ये हजार्डस में आता है, ये सेकंड हाईएस्ट फॉर्म है, ये सेकंड हाईएस्ट फॉर्म है। या फिर सीरियस फेटल इंजरी टू अ स्मॉल नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट्स, सीरियस इंजरी, पैर टूटना, या फेटल टू अ स्मॉल नंबर। एग्जाम्पल, इमरजेंसी डिसेंट, डीप्रेशराइजेशन। कैटास्ट्रॉफिक में ना, ये लिख लिया, इससे पहले कहीं पे भी फ्लाइट क्रू को फिजिकल डिस्ट्रेस नहीं था, सिर्फ इसी में। अगर फ्लाइट क्रू को डिस्ट्रेस हो रहा है मतलब तो भाई पैसेंजर तो गया। कैटास्ट्रॉफिक का मतलब एक ही होता है भाई, हल लॉस। क्या होता है, हल का लॉस। हल क्या होता है, फ्यूजलाज, द लॉस ऑफ द हल, द लॉस ऑफ द हल। ठीक है भाई। भैया हजार्डियस में क्या लिखना है? देखो भेज दिया ग्रुप पे, ये देखो मार्क करके भेज दिया, ग्रुप पे भेज दिया, ठीक है। ओ सॉरी, मैं कैटास्ट्रॉफिक का पूछ रहा था, हजार्डियस तो मैंने लिखी। हल लॉस, हल लॉस ना, ये देख, ये देख इधर लिखा हुआ, कैटास्ट्रॉफिक का इफेक्ट ऑन एयरप्लेन नॉर्मली विथ हल लॉस, ठीक है। कैटास्ट्रॉफिक का ऑन क्रू मल्टीपल फेटालिटीज, ऑन फ्लाइट क्रू इनकैपेसिटेशन। हजार्डस में क्या है, फिजिकल डिस्ट्रेस टू फ्लाइट क्रू, स्मॉल और फेटल इंजरी टू स्मॉल पोर्शन, एंड लार्ज रिडक्शन। देख वही चीज बताया ना, तीन तीन, हर एक का तीन, हर एक का तीन, हर एक का तीन बोला था ना, इसका तीन, इसका तीन, इसका तीन, इसका तीन, इसका तीन, करेक्ट, यही आएगा। तो एंड में ये जो आपने इसको थ्योरी में पढ़ लिया, उसका चार्ट है एंड में, ठीक है। इसको कैसे रीड करना है, कैसे रीड करना है, यू हैव 5 क्लासेस सेफ्टी क्लासिफिकेशंस, हर एक का आपको इफेक्ट ऑन एयरप्लेन, इफेक्ट ऑन कॉकपिट क्रू, इफेक्ट ऑन फ्लाइट क्रू, कैबिन क्रू एंड पैसेंजर्स, ठीक है। कोई डाउट?